गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। प्रोग्राम में कहेंगे खुश आमदीद। तो बहुत सी खबरें हैं, बहुत से मौज़ूआत हैं जो आज इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, लेकिन कल शाम की जो डेवलपमेंट है उससे आज हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कल शाम पार्लियामेंट हाउस में जिस तरीके से पहले पुलिस पहुंचना शुरू हुई, एक माहौल बन गया और ये थोड़ी थोड़ी खबरें आना शुरू हो गई, ये गिरफ्तारियां होंगी। कौन कौन गिरफ्तार होगा, इससे मुतालिक भी कुछ खबरें सामने आना शुरू हो गई थी। चूंकि जलसा हुआ था PTI का परसों, उसके बाद जलसे में पथराव का केस, इसमें तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, इनको पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। ना सिर्फ चेयरमैन PTI बल्कि साहिबजादा हामिद रजा, शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, जमशेद दस्ती, इन सबको हिरासत में लिया गया। और इसके अलावा जैन कुरैशी हैं, आमिर डोगर हैं, शाहत खटक हैं, नसीम अली शाह हैं, जुबैर खान है और कई और रहनुमा हैं PTI के जिनको हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ्तारियां की हैं और शुएब शाहीन साहब को दफ्तर से हिरासत में लिया गया है। चूँकि जो पुलिस का मौक़िफ़ है वो यह है कि 26 नंबर चुंगी पर पुलिस पर पथराव किया गया, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां जो हैं वो सामने आई हैं। एग्जैक्टली। अब अली मीन गंडापुर साहब की अगर बात की जाए, वो भी मंजर आम से बिल्कुल गायब थे और उसके बाद ज़ाहिर है ये कहा जा रहा था कि शायद उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है उनके भाई जो हैं वो सामने आए और उन्होंने कहा कि नहीं, वो पहुंच चुके हैं वापस और वो एक ज़रूरी इजलास में थे जहां पर उनका फ़ोन और उनके जो सिक्योरिटी के एहलकार थे उनके भी फ़ोन्स बंद थे। तो वो ये भी बड़ी डेवलपमेंट, पूरी रात कुछ डेवलपमेंट्स चलती रही हैं। हमने देखा है कुछ लोग जो हैं PTI के रहनुमा वो निकलने में शायद कामयाब हो गए थे। नहीं समीर, उसमें ये कहा जा रहा था कि कुछ जो रहनुमा उनको गिरफ्तार नहीं करना था, तभी उनको निकलने दिया। यानी पुलिस वहां मौजूद थी, कुछ रहनुमा बस जा रहे थे और जैसे ही वो लिस्ट में जिसका नाम है वो सामने आया तो फौरन गाड़ी रोकना, उसे गिरफ्तार करना, कुछ को अहाते से। स्पीकर से कह रहे हैं कि जी स्पीकर साहब से परमिशन नहीं ली गई, क्योंकि स्पीकर से परमिशन लेना मैंडेटरी है। तो बता रहे हैं कि परमिशन जो है वो ली गई थी के मुताबिक। और सबीन, चूंकि जब सेशन चल रहा था उस वक्त ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि बाहर पुलिस मौजूद है और पुलिस जराए भी बताना शुरू हो गए थे कि कुछ गिरफ्तारियां होनी है। दैट क्लियरली शोज के, लेकिन पता होना और परमिशन लेना दोनों में फर्क है। जराए के मुताबिक ये बात है, बट ऑब्वियसली अभी इसको कंफर्मेशन की भी जरूरत है। आगे चल के देखते हैं। जराए ये कह रहे हैं कि परमिशन ले ली। लेट्स सी कि मामला किस तरफ आगे जाएगा। चूंकि जाहिर है जिनको गिरफ्तार किया गया आज उनको पेश किया जाना है, सेशन कोर्ट पे पेश किया जाता है। जब भी कोई गिरफ्तारी होती है तो उस पर हम बात भी कर लेते हैं कि आज माहौल क्या है सेशन कोर्ट का और गिरफ्तारी से मुताल्लिक खबर क्या है। हमें ज्वाइन किया हसन वहीद ने, हमारे नुमाइंदे। हसन, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इस वक्त हालात क्या है सेशन कोर्ट के और कुछ खबरें जो आप तक पहुंची होंगी, कब तक जो गिरफ्तार रहनुमा इनको पेश किया जाना है सेशन कोर्ट में? जी बिल्कुल, रात से ही गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है PTI रहनुमाओं की, और टोटल अब तक जो है वो 13 PTI रहनुमा हैं गिरफ्तार हुए हैं। 3 जो है PTI रहनुमा उन्हें पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार किया गया, जिनमें बैरिस्टर शेर अफजल मरवत थे, बैरिस्टर गौहर अली थे और जुबैर खान MNA हैं, वो भी वहाँ से गिरफ्तार हुए थे। जबकि शुएब शाहीन को उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया था। जबकि 9 दूसरे जो PTI रहनुमा थे, जिनमें जैन कुरैशी, शेख वकास अकरम है, साहिबजादा अहमद रजा हैं, इस तरह दूसरे भी अहम रहनुमा हैं, तकरीबन 9 रहनुमा थे जो पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद थे। उसके बाद तकरीबन उनको आज सुबह जो है 5 बजे के करीब वहाँ से गिरफ्तार किया गया है इस हवाले से, और आज उन्हें सेशन अदालत में पेश किया जाएगा। टोटल 3 मुकदमात दर्ज है। एक थाना संगजानी में दर्ज किया गया है, एक थाना सुंबल में दर्ज किया गया है, जबकि एक थाना नून में दर्ज किया गया है। अगर हम थाना संगजानी को देखें तो वहाँ पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें कहा गया है कि जलसा जो है वक्त पर ख़त्म नहीं किया गया था, इस वजह से वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि थाना संबल में रूट की खिलाफ वर्जी पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि थाना नून में जो पथराव किया गया है PTI कारकुनों की जानिब से पुलिस पर, उस हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि एक मुकदमा जो वज़ीर आला हैं KPK के अली अमीन गंडापुर, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और उस हवाले से कहा गया है कि एक पुलिस अफसर जलसे में गए थे, उन्होंने एक नोटिस दिया था और उन्होंने कहा था कि जलसा का ख़त्म जो है, वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो अभी जलसे को ख़त्म किया जाए। लेकिन उस अफसर को भी हबस बेजा में जो है वो रखा गया है और इस हवाले से भी एक मुकदमा थाना संगजानी में दर्ज किया गया था। तो अब तमाम जो PTI रहनुमा जो गिरफ्तार हो गए थे उन्हें आज सेशन अदालत में पेश किया जाएगा। टोटल जो है 2 अदालतें हैं, एक थाना संगजानी और थाना नून है। उनकी देखें तो वो सेशन कोर्ट की अदालत जो अजहर नदीम है, सेशन जज अजहर नदीम, उनकी अदालत में पेश किया जाएगा। जबकि थाना सुंबल में जो नामजद PTI रहनुमा हैं उनको जो है आफ्ताब अहमद राना की अदालत में पेश किया जाएगा। और इस हवाले से अभी कंफर्म नहीं हो सका कि कब उन्हें पेश किया जाएगा।
या अमूमन इस तरह के मामला देखा जाता है कि इस तरह की जब गिरफ्तारियां की जाती हैं तो उन्हें तकरीबन दोपहर या फिर उसके बाद जो है तकरीबन 3 या 4 बजे के टाइम में जो है उन मुल्ज़िमान को साथ रहिएगा। हम बात कर रहे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल की, जिसमें हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की गिरफ्तारी से मुताल्लिक, और आज किसी वक्त भी उन्हें सेशन कोर्ट में पेश किया जाना है। लेकिन इस वक्त पीटीआई क्या सोच रही है, वो क्या राय रखती है, वो क्या स्ट्रैटेजी है वो अपना रही है, इसमें बात करेंगे। पीटीआई के रहनुमा हैं शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। शौकत यूसुफजई साहब, जो गिरफ्तारियां हुई हैं जिससे मुताल्लिक ये कहा जा रहा है कि बहुत से केसेस 3 डिफरेंट थानों में 3 डिफरेंट केसेस, लेकिन एक केस इसमें पुलिस पर पथराव का भी है, इसमें एक केस वक्त पर जलसा ख़त्म करने का भी है कि ख़त्म नहीं हुआ वक्त पर जलसा। तो यही हमारा सवाल भी है कि ऐसा मौका क्यों दिया गया पीटीआई की तरफ से कि वक्त पर जलसा ख़त्म नहीं हो चुके? ज़ाहिर चीज़ें पहले से मीडिया में थी, डिस्कशन में थी कि वक्त दिया गया, इसी वक्त में जलसा ख़त्म करना है। देखिए ये देखिए बहाना है, वरना आप देखें कि कोई भी जलसा पाकिस्तान में कभी वक्त पे ख़त्म नहीं हुआ। ये कोई शादी ब्याह तो नहीं है कि भाई एकदम आप कहें कि जी टाइम हो गया है बस अभी बिजली बंद कर दो और इनको निकालो, इस तरह नहीं होता है। अगर अब फिर भी अगर हम समझते हैं कि हम वक्त पे भी ख़त्म कर सकते थे, हो सकता है हम वक्त से पहले भी ख़त्म कर देते जलसे को, लेकिन आपने एनओसी दी और 40 किलोमीटर शहर से दूर आपने जलसा रखा, फिर उसके बाद आपने कंटेनर लगा दिए, लोगों के लिए रास्ते बंद कर दिए। तो ये तो मुझे कहीं भी सियासी जमहूरी अंदाज इनका नजर नहीं आया। ये इन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी, एक बहाना बनाना था, अगर 1-2 मिनट भी लेट हो जाते तब भी इन्होंने ये कार्रवाई करनी थी, क्योंकि इनको अंदाजा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। इनका ये ख्याल था कि अगर हम कंटेनर लगा देंगे, रास्ते बंद कर देंगे और पानी खाना पीना सारा कुछ बंद कर देंगे तो हो सकता है कि फिर लोग ना आए। लेकिन लोग आए और आपने देखा इतना बड़ा जलसा हुआ, तारीखी जलसा हुआ, और जिसके बाद इनको ये बुखलाहट हुई, गवर्नमेंट को एक खौफ हुआ, और ये खौफ की वजह से ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इनको ये अंदाजा नहीं है कि जितनी गिरफ्तारियां करेंगे, इतना ही तहरीक इंसाफ को फायदा होगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। शौकत साहब, जिस तरह से खदशात तो आप लोगों को भी थे कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो और स्पीकर के जराए भी यही बात कह रहे हैं कि परमिशन तो ली गई थी कि गिरफ्तारियां होंगी, और आप ये बात कह रहे हैं कि शायद स्पीकर से परमिशन नहीं ली गई। पीटीआई का मौकफ ही है अभी तक। देखिए ना, एक तरफ ये कह रहे हैं कि अलीमीन गंडापुर साहब का लहजा बड़ा सख्त था ना, तो गिरफ्तार आप किसको कर रहे हैं? गिरफ्तार आप बैरिस्टर गौर को कर रहे हैं, गिरफ्तार आप शाहिद खटक को कर रहे हैं, जैन कुरैशी को कर रहे हैं। तो इससे क्या आप अंदाजा लगाते हैं? ये सारी वो चीजें हैं जो समझते हैं कि पीटीआई के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करनी थी, एक बहाना इनको चाहिए था। ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो ये तरमीम लेकर आ रहे हैं, ये चाहते हैं कि लोगों को प्रेशराइज करके उनसे हिमायत हासिल की जाए। इस तरह मुझे नहीं ख्याल है कि पीटीआई के जो अरकान है वो खौफजदा। अच्छा, और शौकत यूसुफजई साहब, चूंकि ज़रा अलीमीन गंडापुर साहब के जो जलसे में ज़बान का इस्तेमाल है उस पर चूंकि बहुत तनकीद हो रही है, मैं उस पर भी आपका रिस्पॉन्स लेना, लेकिन इसके साथ जो ऐलान किया गया था लाहौर जाने का, अभी भी कायम है पीटीआई इन हालात में भी कि एक और जलसा होगा, लाहौर में होगा, लाहौर का रुख करेगी पीटीआई? सर देखिए, पहली बात तो ये कि लाहौर पाकिस्तान है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में जलसा करते हैं तो क्या हम लाहौर में क्यों नहीं कर सकते? लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी जमहूरियत है, सियासी है, अगर आप आके केपी के अंदर अगर कल ये यहाँ पे क्या आपका क्या ख्याल है, यहाँ क्या मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वाले नहीं रह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? अगर हम भी इनकी तरह तर्ज इख्तियार कर लें और यहाँ पे ये हिले तो हम उनको हिलने ही ना दें, तो ये तो कोई बात नहीं है ना। देखो, ये तो इंसानी हकूक को सल्व करने वाली बात है ना। अच्छा, और शौकत यूसुफजई साहब, अलीमीन गंडापुर साहब, चूंकि इससे पहले आपने खुद कहा ना कि गिरफ्तार तो उनको करना चाहिए था, क्योंकि उनके हवाले से बात आप खुद भी कर रहे हैं। वो तो ये कहा जा रहा है कि वो गायब थे और उसके बाद जाहिर है सामने मामला ये आया कि वो वापस पहुंच चुके हैं, वो किसी इजलास में थे। वाकई किसी इजलास में थे? कहाँ थे? देखिए, अलीमीन गंडापुर साहब जो है ना, अगर उन्होंने सख्त लहजा इस्तेमाल किया तो उसके पीछे वजूहात हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है कि कोई गाली दी है, उन्होंने अपना दुख दर्द बयान किया है, उनके साथ जो कुछ हुआ था। फिर उसके बाद मैं ये जाती तौर पे, मैं अगर मुझसे आप पूछें तो मैं जरूर उनको कहता कि जी इतना गुस्सा ना करें,
लेकिन जाहिर है उनका स्टाइल भी है, उनका वो भी है। फिर इतना बड़ा जलसा था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी अनाउंसमेंट हो कुछ ऐसी, तो जाहिर है ये सारी चीजें होती हैं। जलसे को देख के, आवाम के मूड को देख के अगर आप जी इस तरह की बातें ना करते तो शौकत साहब, हम ये भी जानना चाह रहे थे आपसे, इजलास की बात हो रही थी कि किसी इजलास में शरीक थे अली अमीन गंडापुर साहब, के मसरूफ थे, कि वाकई कोई इजलास चल रहा था जहां मसरूफ थे वो? देखें, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो इतलात हैं, जो सीएम हाउस के साथ मेरी भी अभी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि सुबह पहुंच चुके हैं, 5:15 साढ़े 5 बजे पहुंच गए हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं। और कल जो उनका फोन अटेंड नहीं हो रहा था, तो वो जैमर भी लगे थे और वो किसी मीटिंग में थे, लिहाजा फोन उन्होंने अटेंड नहीं किया। ठीक है, आप इस बारे में कुछ जानते नहीं, आप इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते। बहुत शुक्रिया शौकत साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक, यूसुफ सागे में आपको कहें खुशामदीद। अब एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द, इनफैक्ट अपनी फैमिली में हम अक्सर ये देख रहे होते हैं कि वालिदैन की रहलत के बाद औलाद और ख़ानदान में जायदाद पर ना ख़त्म होने वाला तनाज़ा शुरू हो जाता है। अब ये होता है कि लोग अक्सर ये भी कर जाते हैं कि वसीयत लिख जाते हैं कि इतनी प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, इतनी प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, तो उस तरह के जो तनाज़ात होते हैं उससे बचा जा सकता होता है। लेकिन उसके बाद की अगर बात की जाए कि कानूनी हैसियत क्या होती है इसकी, वसीयत की, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इस्लामी कानून, हमारा पाकिस्तान का कानून, वो क्या कहता है कि वसीयत में कितनी जायदाद किसको दी जा सकती है और इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो आज हम हमें कॉल भी करें, आपका कोई भी क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट माहम जमाल। अस्सलाम वालेकुम माहम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप दोनों के? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। माहम, सबसे पहले तो थोड़ा डिफरेंस समझाएं, वसीयत और विरासत में क्या फ़र्क होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर माना जाता है और अक्सर कहा जाता है कि ठीक है, अगर कोई एक पीस ऑफ पेपर पे लिख गया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी डेथ के बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, सो उसको भी इनहेरिटेंस यानी कि विरासत के ज़िम्मे में चला जाता है। बहुत बेसिक डिफरेंस है कि वसीयत जो होती है कि इंसान अपनी डेथ के बाद कैसे चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी, उसके फाइनेंशियल एसेट्स जो उसके नाम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके इन कंपैरिजन आपकी जो विरासत होती है वो इंसान लिख के नहीं जाता, बल्कि उसकी डेथ के बाद कवानीन के अकॉर्डिंगली कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। वो किस फिक्स से बिलोंग करता है, वो किस रिलीजन का पार्ट है, सो उसके अकॉर्डिंगली उनको तकसीम किया जाता है। अच्छा, रिलीजन और फिक के हिसाब से हमारे कवानीन में हर चीज़ की गुंजाइश मौजूद है? बिल्कुल, हर चीज़ की गुंजाइश मौजूद है और हर एक को उसके रिलीजन के, उसके फेथ के अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अच्छा, ये जो वसीयत होती है जी, इसकी कानूनी हैसियत वैसे क्या होती है? पाकिस्तान के कानून के अकॉर्डिंगली जो मुस्लिम प्राइवेट लॉ जिसको हम कहते हैं, उसमें आप बिल्कुल वसीयत बना सकते हो, जिसको हम विल्स कहते हैं, कि आप अपनी ज़िंदगी में ये बता जाओ कि मेरे मरने के बाद कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। लेकिन कानून में रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है और वो कह दिया गया है कि 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी से ज़्यादा आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। अच्छा। आप अपनी विश भी 1/3 से ज़्यादा नहीं बता सकते कि आप किसको देना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। और अगर 1/3 से ज़्यादा आप चाहते हो कि आपने डिस्पोज ऑफ करना है, तो आपको लीगल एयर्स का कंसेंट चाहिए होता है। इवन अदरवाइज जो आप प्रॉपर्टी 1/3 भी, अब सपोज मेरे पास 30 लाख पड़े हैं, 1/3 में सिर्फ 10 लाख की ही वसीयत बना सकती हूँ। और उन 10 लाख की भी वसीयत जब तक मेरे बाकी के लीगल एयर्स जो हैं, जिनको मिलनी है कानूनी तौर पर, जिनको विरासत जानी है, वो भी उस पर कंसेंट नहीं करते कि हमें कोई इसमें वो नहीं है, हम डिस्प्यूट नहीं करते कि इसके बाद किसको जाएगी। अच्छा, 1/3 अगर वसीयत में कर दिया गया कि 1/3 जिसको भी देनी है उसको दे दिया है, उसके बाद की जो प्रॉपर्टी बच जाती है वो क्या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बच्चों में? वो विरासत के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो कानून के मुताबिक, जिस तरह कि मैंने अभी बताया कि आप जिस फेथ से बिलोंग करते हो, आप जिस फिक्स से बिलोंग करते हो, उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है आपकी जो विरासत की। जो 20 लाख रिमेनिंग है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंगली। जी, आपने वैसे क्या देखा इन प्रैक्टिस, वसीयत की वजह से पाकिस्तान में मामलात बेहतर हुए, यानी डिस्प्यूट्स कम हुए, या वसीयत ना होने वाले मामलात में आपने देखा कि डिस्प्यूट्स बढ़े हैं?
क्योंकि जब वसीयत लिखवा जाते हैं कभी कभार लीगल एयर्स का कंसेंट नहीं लेते, कानूनी तरीके नहीं अडॉप्ट करते कि किस तरह से बनानी चाहिए, तो फिर उसमें डिस्प्यूट आता ही आता है। जितने लीगल एयर्स हैं वो आके कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, वो कोर्ट में केसेस दायर कर देते हैं कि नहीं ये तो इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग ली जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप विल बनाएं, अगर आपने 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ भी करनी है तो उसमें भी आपको लीगल एयर्स का कॉन्सेप्ट, आपको कंसेंट चाहिए, एंड द फैक्ट कि उसकी रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल पीस ऑफ पेपर पे लिख जाना जिसपे मेरे 3 बच्चे हैं और बाकी एक बच्ची को मैं देना चाह रही हूँ और बाकी 2 का कंसेंट नहीं है उस पर, तो फिर और प्लस मैंने उसको रजिस्टर नहीं कराई है, तो बाकी 2 मनने के बाद मेरे किसी वक्त भी उसको कोर्ट में मुझे ले जा सकते हैं, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन में हम कहते हैं प्रॉब्लम होएगा। एक कॉलर है हमारे साथ जी, हिना इमरान है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम हिना, क्या पूछना चाहेंगी? जी वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली हमारा यही मसला चल रहा था अभी, तो ये अचानक आपकी यहाँ से प्रोग्राम ये पूछना था। एक्चुअली मेरे जो सिस्टर थे ना, उन्होंने ना अपनी जो प्रॉपर्टी थी उनके उसका जी आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, अगर आप दोबारा से बता दें आपके सिस्टर की प्रॉपर्टी थी फिर क्या हुआ? जी मेरे सिस्टर की प्रॉपर्टी थी, उनमें से उन्होंने 2 बेटियां और एक बेटा था, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 3 बच्चों के नाम लगा। उसके बाद उनके 4 बच्चे हुए मजीद, तो उन्होंने वसीयत की थी कि जो मेरी प्रॉपर्टी है उनमें से ये जो प्रॉपर्टी है जो उन्होंने पहले 3, एक बेटा और 2 बेटियों के नाम लगाई थी, ये मेरी 2 बेटों की है, ठीक है। अब उनमें से जो 2 बेटियां वो वफात पा चुकी हुई हैं, एक तो अनमेरिड थी और एक मैरिड थी। अब जो मैरिड है ना वो जो फोत हो चुकी है, उनके जो हस्बैंड और उनके जो बच्चे हैं ना, वो हमसे ये दावा कर रहे हैं कि ना हमारा जायदाद में हिस्सा है, जबकि मेरे ससुर ने जो बेटियां थी उनके नाम एक अलग से प्रॉपर्टी वसीयत की थी, जिनके रिटर्न नहीं है, वसीयत उन्होंने की थी कि यही हिस्सा जो है ये बेटियों को मिलेगा और जो बेटों का हिस्सा वो अलग है। ठीक महम, अगर वसीयत वर्बल है जी, रिटर्न नहीं है, उसकी कोई हैसियत हो सकती है? नहीं, अगेन वही है कि कहीं पे रिकॉर्ड होना ज़रूरी है कि कल को कोई कोर्ट में जाता है, वो ये डिस्प्यूट करता है कि ये तो मेरे नाम विरासत चढ़ेगी और वो नहीं चढ़ती है, तो उसमें कोर्ट कहता है कि ठीक है आप डॉक्यूमेंट दिखा दें। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रॉपर वसीयत बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको एक डीड बनाना होता है और डीड के बाद आपको 2 विटनेसेस के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं। उसको फिर सब रजिस्ट्रार के पास आपको सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करेंगे तो आप में गुंजाइश रह जाती है, जिसको हम कहते हैं गैप्स रह जाते हैं, लूप होल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट जो है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं करा सकता कि वो क्या कहना चाह रहा था। तो वर्बल विटनेसेस की भी कोई अहमियत नहीं है कि फलाने के सामने कह दिया था कि मेरी ये प्रॉपर्टी फलाने को दे देना, तो अगर कोई कोर्ट में वर्बल उसके पर्सपेक्टिव से विटनेस लेकर आते तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। वर्बल विटनेसेस की ऑफ कोर्स अहमियत होती है और कोर्ट देखता है, लेकिन उसमें सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि कानून ने कह दिया कि इसको रजिस्टर कराओ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सोच लिया है कि मैंने 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना है और उसमें लीगल एयर्स का कंसेंट बहुत ज़रूरी है। अब मैं अगर तकसीम कर भी रही हूँ लेकिन मैंने बाकी 2 बच्चों का कंसेंट नहीं लिया तो फिर वो डिस्प्यूटेड है, फिर वो इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछना चाहेंगी? सर मुझे मालूम करना था कि अगर कोई अपने बच्चों को, कोई आदमी है वो अपने शादीशुदा बेटे को आग कर देता है, इश्तिहार भी दे देता है, अखबार में सब कर देता है कि भी मेरा इसकी और बीवी और इसके बच्चों को कोई ताल्लुक नहीं है, और वो आदमी का इंतकाल हो जाता है, तो क्या उसके बच्चों का दादा की मिल्कियत में कोई हक है? ठीक है, बड़ा मुनासिब सवाल है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे बहुत होते हुए देखा है। देखिए आँख का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम मुस्लिम लॉ में देखते हैं। अच्छा, लीगल है ही नहीं, क्योंकि आपको इनहेरिटेंस हर हाल में जानी ही जानी है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर वो पीस ऑफ पेपर पे लिख जाते हैं जिसमें हम आज वसीयत डिस्कस करें, फिर हम कहते हैं कि उसकी गुंजाइश रह जाती है, वरना जनरली आप आँख नहीं कर सकते। अगर उन्होंने जिस तरह वो बता रही हैं कि ऐड भी दे दी, जिस तरह एक तरीक़ेकार होता है कि आप अखबार में छपवा देते हैं कि मैं इस बेटे को, उसकी बीवी को या उसके बच्चों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने आग कर दिया इनको, तो क्या उसकी हैसियत नहीं है? देखें उसमें बहुत सारी आपकी फॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं कि क्या आपने अपने फैमिली नेम से उसको हटा दिया है, जिसको हम कहते हैं नादरा की रजिस्ट्रेशन से आपको हटा दिया है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा लीगल एस्पेक्ट्स और वो डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। बट द फैक्ट कि इनहेरिटेंस जो है वो बच्चों को हर हाल में जाती है, फिर भी क्लेम कर सकते हैं अगर वो ऐड भी दे दिया, बाद
क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो लीगल एयर्स हैं। आंख कैसे किया जाता है, जो आप बात कर रही हैं कि नाम हटा देना नादरा से, प्रोसेस क्या होता है? किसी को अगर आंख कर देना अपनी जायदाद से तो प्रोसेस क्या है? जनरली कोई प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करता आंख करने का, क्योंकि वो आपके लीगल एयर्स हैं और इसमें आप उनको इमेंसिपेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये इंग्लिश कानून में है। उसमें हम कहते हैं कि आप अपने बच्चों को आंख कर सकते हो, इमेंसिपेशन जिसको कहते हैं वो कर सकते हो। बट पाकिस्तान में क्योंकि हम शरई कानून फॉलो करते हैं तो शरई में आंख का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जनरली। पाकिस्तान में अगर कहीं पर भी कोई कहेगा कि मैं आंख कर दिया तो इवन देन उसकी डेथ के बाद जायदाद बच्चों को तकसीम होगी, लीगल एयर्स को होती है। हाँ, लेकिन उसमें एक गुंजाइश ये है कि अगर वो अपनी जिंदगी में बता जाता है और ट्रांसफर कर देता है, उसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं और तीनों प्रॉपर्टीज को जिंदगी में ही ट्रांसफर कर देता है तो वो ट्रांसफर होती हैं, फिर कोई क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ उनसे बात करते हैं, मिसेस शहजाद जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वसीयत करने वाला वसीयत कर जाए और लवाकीन उसको चेंज कर जाते हैं तो शरीयत या कानून उसको कोई सजा नहीं देता। वसीयत चेंज कर जाना साथ रहेगा? कोई सवाल करना चाहती हैं आप इनसे जो कह रहे हैं वसीयत चेंज हुई है? नहीं, चेंज कैसे हुई है? क्या जी मिसेस शहजाद, कैसे चेंज हुई वसीयत? मसलन ये है कि जाने वाला वसीयत करके तो चला गया ना, उसके लवाकीन आपस में लड़ के उसको चेंज करें। नहीं, चेंज कैसे करें? वो तो एक डॉक्यूमेंट है ना, उस डॉक्यूमेंट को कैसे चेंज करेंगे? नहीं, डॉक्यूमेंट्स एक लीगल वो लिखा हुआ नहीं है, जुबानी कलामी कहा गया वो। अच्छा, यही हमारे डिस्कशन में आया था कि अगर जुबानी कलामी कोई चीज़ है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। हम ऐसे ही है, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वसीयत की है तो उसका प्रॉपर तरीकेकार होता है, उस तरीकेकार को फॉलो नहीं किया गया तो उस वसीयत की कोई अहमियत नहीं होती। हम इससे पहले आपने बात की कि ट्रांसफर जब हो जाए उसके बाद कोई भी उसको क्लेम नहीं कर सकता। नॉर्मली पाकिस्तान में क्या सूबों में वफाक में हर जगह पे कानून का इतलाक थोड़ा सा मुख्तलिफ है? डेथ के बाद विरासती कानून की जब हम बात करते हैं, ट्रांसफ़र की बात हम करते हैं, देखें हम ऑफ कोर्स 18वीं तरमीम के बाद हमने प्रोविंसेस को अलग कर दिया है, ठीक है, हर प्रोविंस अपना लॉ बना सकता है। बट अगेन वही बात है जिसको हम प्रेस अपॉन कर रहे हैं कि जो हमारे फेमिलियल इश्यूज़ हैं, जितना हमारा फैमिली लॉ है वो हम शरई से अडॉप्ट करते हैं और पाकिस्तान के कानून उसकी नज़र में बने हुए हैं। सो उन सर्कमस्टांसिस में जो आपका लीगल जो भी आपका शेयर है वो शरई तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें टाइम फ्रेम भी होता है? अच्छा, किसी की डेथ के बाद ये एक टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर आपने विरासती कानून के तहत ट्रांसफर करनी है जायदाद सब लीगल हेयर्स में? बिल्कुल, डेथ के बाद आप डेथ सर्टिफिकेट देते हो, जिस तरह इस्लामाबाद में या आपके डिफरेंट सूबों में ये कर दिया गया है कि आपकी सक्सेशन डायरेक्ट नादरा से होती है। बिल्कुल, नादरा से सक्सेशन के बाद आपने वो लेके जाना है, जहाँ जहाँ वो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंगली वो लीगल एयर्स में तकसीम कर दी जाएगी। पहले बहुत सारे सूबों में ये जो कॉन्सेप्ट था कोर्ट के थ्रू सक्सेशन होती थी, अब कोर्ट से वो पावर्स लेके नादरा को दे दी गई हैं। तो आपको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो नादरा जो है इशू कर देता है और उस सक्सेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली आपकी जो जायदाद है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक, यूसुफ साकिब आपको कहेंगे खुश आमदीद। अच्छा, अब बच्चे मज़े मज़े के सवाल कर रहे होते हैं अक्सर, जब कहते हैं बच्चे 6 साल की उम्र के होते हैं और उसके बाद 12 साल तक जब वो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, उनकी थॉट्स मैच्योर होना शुरू होती हैं, तब तक बच्चों की जो जहन की डेवलपमेंट है वो बड़े अजीब अंदाज से होती है। मैं ये कहूँगी लोगों को अजीब लगती है बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू टैकल आई थिंक चैलेंजिंग फेज ऑफ चैलेंजिंग कि क्या किस तरह से वो जिंदगी के एक तरह कहते हैं बच्चे छोटे होने से बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, माहौल का उन पर किस तरह से असर होता है, किस तरह से उनके क्वेश्चंस को टैकल किया जा सकता है, कैसे उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया जा सकता है, उनके थॉट्स को किस तरह से प्रोसेस करवाया जा सकता है। और स्पेशली जब आप 6 साल 7 साल 8 साल पूछना शुरू कर देते हैं ना बच्चे से, बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, आर्टिस्ट बनूंगा, कुछ भी बनूंगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो किस तरह से उनके जो इतने भी ख्वाब होते हैं उनको हकीकत की शक्ल हम उनके माइंड में कम से कम उनको गोल सेट करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें चीज़ और भी होती है सबीन के, समटाइम्स एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम समझें और सीखें कि हमारे बच्चे जो 6 साल से 12 साल की उम्र तक के हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, वो किस दुनिया में रहते हैं। चूँकि ज़ाहिर है वो एक अपनी
फैंटेसी कह दूं मैं उसको, या एक दुनिया कह दूं जिसमें वो रह रहे होते हैं। हाँ। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आप उन बच्चों की परवरिश उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इशू समझेंगे तब उसको एड्रेस करेंगे। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल है इससे मुतालिक। 6 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र के बच्चे किस दुनिया में रहते हैं, बड़ी दिलचस्प दुनिया, आज उसमें झांकने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पेरेंटिंग एक्सपर्ट लाइफ कोच इरम बिनते फातिमा साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया आने के लिए। आज स्टूडियो में ज्वाइन किया इरम। हाँ, वरना वीडियो लिंक पे हमारी बात हो रही होती है। पाकिस्तान है आजकल। इरम, 6 साल से 12 साल की उम्र के बच्चे, क्या ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम होता है बच्चे की डेवलपमेंट का? नहीं, ये अच्छा टाइम होता है। अच्छा टाइम होता है। उसकी वजह ये है कि उनके लॉजिक्स डेवलप हो रहे होते हैं, थोड़ी सी इमोशनल स्टेबिलिटी आ चुकी होती है, और दे आर लाइक फुल ऑफ लाइफ, दे वांट टू लर्न, और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, ये होता है कि दोस्तियाँ फॉर्म कर रहे होते हैं, जो पीयर प्रेशर्स होते हैं या पीयर्स के साथ जो कनेक्शन होता है उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं। कि 6, 10, 11, 12 स्पेसिफिकली पेरेंट्स से थोड़ा सा दूरी का टाइम शुरू हो जाता है, बिकॉज अब वो अपनी पर्सनालिटी, अपनी शनाख्त और प्यूबरिटी किक इन करती है, तो उसमें थोड़ा सा और कॉन्शियस हो जाते हैं, बॉडी की वजह से, फिजिकल चेंजेस की वजह से कॉन्शियस होते हैं। लेकिन जो 6 से 6, 7, 8 जो होता है ना, वो बहुत मज़े का टाइम होता है। लाइक कैसे? क्योंकि दे आर लाइक सो फुल ऑफ लाइफ, दे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, क्वेश्चंस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ साथ अटैच भी रहना चाहते हैं। तो अगर पेरेंट जो है वो एक्टिव है, अप एंड क्विक है, बच्चों को समझता है, कनेक्टेड है बच्चे, कनेक्टेड है, एग्जैक्टली, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। आई थिंक दैट इज़ द विंडो जब आप लाइफ लॉन्ग कनेक्शन और कम्युनिकेशन पैटर्न एक अपने बच्चे के साथ सेट कर लेते हो। बाउंड्री सेटिंग भी हो जाती है, अखलाकियात, तहजीब, तमीज़, डिसिप्लिन, स्पेसिफिकली। 6 से 8 साल, राइट? या और ऐसे इसी एज के दौरान ही बच्चे ज़्यादा हसास हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे बहुत सेंसिटिव, कुछ बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हमें नजर आ रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस अपना लूज करना शुरू हो जाता है, बिकॉज द प्यूबर्टी इज किकिंग इन एंड द चेंजेस दैट आर हैपनिंग। और फिर वो जो जिसको कहते हैं ना कि ओके फाइन, अब स्टोरीज जो है वो रियलिटी में, इमेजिनेशन जो है वो ज़्यादा वसी हो जाती है, लाइकिंग्स, अट्रैक्शन, सब कुछ चीज़ें जो है ना दे स्टार्ट कमिंग इन, स्पेशली 10, 11, 12 वो वाली स्टेज। इसलिए मैंने कहा वो थोड़ा सा पेरेंट्स से शाय ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर वो 6, 7, 8 में अच्छा बॉन्डिंग कनेक्शन है ना, तो इवन 10, 9, 11 में ये होगा कि फ्रेंडशिप होगी, पेरेंट्स के साथ दोस्ती होगी, पेरेंट्स को बताएंगे ये मेरा ये मसला है, मुझे ये हुआ ब्ला ब्ला। तो इट्स स्टिल अ गुड एज, आई फाइंड इट। आई मीन मेरा बेटा, दे आर हियर, he is 18, Bassam is 18, Ramin is 16 and Rumaisa is 14, and alhamdulillah I think that age was जिसको कहते हैं ना very important कि अब मेरे उनके साथ कनेक्शन अच्छा हो। तो आई थिंक या पेरेंट्स को इस एज में काम करना चाहिए अपने बच्चों का, लाइक रियली फोकस। अच्छा, इसमें क्या एक ज़्यादा बड़ा फैक्टर जो कि आपने 2-3 बार मेंशन भी किया, द प्यूबर्टी किकिंग इन, ये टाइम ऐसा होता है कि जिसमें पेरेंट्स से ज़्यादा कनेक्शन बनाना होता है बच्चों के साथ? हाँ, पेरेंट्स को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए इस एज में, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देने की। मैं आपको बताती हूँ, हमारा ना एक फैलेसी इफेक्ट है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम कहते हैं अच्छा इनको समझ नहीं है, इनको पता नहीं है, उन ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, राइट? और फिर हम कहते हैं अब 6, 7, 8 साल के हो गए, पॉटी ट्रेनिंग होगी, सारा कुछ हो गया, खुद से नहाते धोते, कपड़े चेंज करते, अपनी चॉइसेस पता है, चलो ठीक है, यू लैक्स बैक। एक्चुअली इमोशनली दैट इज नॉट द टाइम टू लैक्स बैक। वही टाइम है जिसमें आपने ज़्यादा कनेक्शन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, मैच्योर हो रहे होते हैं, जिंदगी की रियलिटीज़ को फेस कर रहे होते हैं, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर रहे होते हैं। पेरेंट्स उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के बजाय उनको अवॉइड कर रहे होते हैं कि नहीं ये सवाल अभी शायद ये इसकी एज का नहीं है, अभी ये सवाल इससे नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चा वो एक्सपीरियंस भी कर रहा है, वो देख भी रहा है, वो उसको एक्सप्रेस भी करना चाह रहा है, लेकिन आप उन क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं करते। इसका क्या फिर इम्पैक्ट होता है? मैंने कहा ना, ये पेरेंट्स की जॉब ज़्यादा टफ हो जाती है। बच्चे की ईजी है बच्चा खुश है, अपनी दुनिया में सीख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, आंखें बड़ी बड़ी खुली, ओ माय गॉड ये भी होता है, ये भी होता है। बैड लैंग्वेज, बैड वर्ड्स भी सीखते हैं, बैड टच, गुड टच, और स्पेशली आज के ज़माने में जहाँ पे माशाल्लाह और बहुत सारे एक्सपोजर है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, अपनी एज से पहले बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों का बिल्कुल आप सही कह रहे हो सबीन। तो उसमें यह है कि पेरेंट्स शुड बी 2 steps ahead। अपनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, देखिए एक होती है इन्फो जो सबके पास है, ओवरलोडेड है, ओवरलोडेड है। आप फियर बेस्ड इन्फो ले लो, आप मतलब कि नॉलेज बेस्ड इन्फो ले लो, करना क्या है, इन्फॉर्मेशन का करना क्या है, उसे समझना क्या है, उसे प्रोसेस कैसे करना है, ये पेरेंट की जॉब है। ओके,
इस वक्त में जो बच्चे दोस्तियां कर रहे हैं और नए नए दोस्त बना रहे हैं, नए नए ताल्लुक बना रहे हैं, उस वक्त पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए? उस वक्त पेरेंट्स का रोल होना चाहिए कि उनके दोस्तों के पेरेंट्स से मिला। ओके, ज़रूर मिला। मुझे मेरे एक्सपीरियंस से लगता है कि ये बहुत ही सेंसिटिव एज होती है दोस्तियों की। यहाँ पे ख़राब दोस्तियाँ यही बनती हैं, इसी एज में बनती हैं, क्योंकि आप देखें कि सारे बच्चे एक एज ग्रुप के हैं। लेट्स से 8 to 12, एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू प्यूबर्टी, कुछ की किक इन जल्दी की, कुछ की बात। हर घर का माहौल अलग होता है। आप स्कूल में बच्चे को ड्रॉप करते हो, पिक करते हो, ये मेरा दोस्त था, आपने बस उसका स्कूल बैग देखा, उसकी शक्ल देखी और आपको पता है कि आप भी उतनी फीस दे रहे हो जितने इस बच्चे के पेरेंट्स दे रहे हैं। बट when the child says, ये मेरा दोस्त, ये मेरी सहेली, ये ऐसे करते हैं, उसके मामा पापा ने ये ला के दिया उसको, वो वहाँ के, that means you need to know कि वो मामा पापा कौन हैं, क्या हैं, उनके ख्यालात क्या हैं, उनके घर में किस तरह का माहौल है। ये हमारा यहाँ पे बड़ी फर्ज है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि वो ये कि बच्चे वाकई घर आकर इस चीज़ का कंपैरिजन करते हैं कि मेरे उस दोस्त के पास तो ये वाला, अब तो फ़ोन भी बहुत जल्दी एज में 10-11, आप ये तो मैं बहुत लेट बता रही हूँ, नहीं देना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी दे रहे होते हैं। उसके पास तो ये गैजेट है, मेरे पास नहीं है, और जाहिर है फाइनेंशियल कंडीशन हर घर की डिफरेंट होती है, और ऐसे में ही बच्चे जो होते हैं ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी होते हैं, एहसास कमतरी का शिकार भी होते हैं। कंपैरिजन बहुत होता है। क्या किया जाए इस सिचुएशन? कनेक्शन बेहतर किया जाए बच्चों को। कैसे कनेक्शन बेहतर? मैं बताती हूँ, सिंपल है। आपकी इनकम ब्रैकेट है ना, बच्चे को पता होना चाहिए मेरे पेरेंट्स की ये इनकम ब्रैकेट है, बच्चे को पता होना चाहिए मेरे पेरेंट्स मेरी एजुकेशन को प्रायोरिटी रखते हैं। दैट डज नॉट मीन कि मेरी लग्जरी भी प्रायोरिटी होगी। ये ना बेसिक कॉन्वर्सेशंस हैं। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारी पेरेंट्स जो थे वो हमें क्लियरली कहते थे, यार ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। हम समझते थे अभी बच्चों के साथ करनी चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है अगर हमारे बच्चे इस एज में LGBTQ वगैरह 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 हर चीज़ से मतलब कि एक्सपोज हो रहे हैं, इस बात से क्यों नहीं हो रही कि फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं होनी चाहिए बच्चों को, या उनको ये क्यों नहीं पता होना चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, अपने घर के हाउस होल्ड के इकोनॉमिक के बारे में क्यों नहीं पता होना चाहिए। हम पता क्या करते हैं, ये मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, चुप कर जाओ, बस कर दो, राइट। हम ये कहते हैं, हम बजाय इसके कि ये कहें कि लिसन, ये इस तरह से अफोर्ड हो सकेगा, इसमें इतना टाइमलाइन लगेगा, अगर तो आप लेके देना चाहते हो वो चीज़। अगर आप नहीं लेके देना चाहते हो तो फिर बताओ कि मुझे तुम्हारी डेवलपमेंट के लिए, तुम्हारे लिए ये अभी फिलहाल ये ठीक नहीं लग रहा। बेसिकली रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ होता है चुप हो जाओ, पैसे नहीं है, बात ना करो। तो इस तरह से बच्चे को स्नप करना ठीक नहीं है। बिल्कुल, आपको उसको रीजन देनी है कि ये वजह है, टालना भी नहीं, फैक्ट बताना है। बहुत अच्छे तरीके से बात को आपने अच्छे तरीके से समझाया, थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छा। कॉल अब हमें कर सकते हैं, जैसे कॉल आएगी हम शामिल भी करेंगे। अच्छा, अली हमारे साथ मौजूद है जिनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अली, क्या पूछना चाहेंगे या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम मिस, कैसी हैं आप? सबको सलाम हो गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आप सबका, मेरी तरफ से सबको सलाम हो गया। मिस, जो हमारी मेहमान है यहाँ पे आज जो बात कर रही है वो बहुत अच्छा एडवाइस कर रही है हमें। मैं खुद एक पेरेंट हूँ, लेकिन मेरी अभी शादी हुई है ना, मतलब एक बच्चा है मेरा छोटा सा। मैं एक अपनी जिंदगी का एक छोटा सा शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि आप सिर्फ बात करना चाह रहे हैं कि 6 से 12 साल तक ना, मतलब जी मैट्रिक तक तो हम अपने माँ बाप तक उनके हवाले होते हैं, ठीक है, बहुत क्लोज होते हैं। लेकिन जो सेशन चला है ना FSC का, मेरे बिगड़ने का टाइम वहाँ पे शुरू हुआ FSC का। मैं ओपनली बोल रहा हूँ आपसे। जी जी, शायद मेरी वजह से किसी की भलाई हो जाए। आई रियली अप्रिशिएट मैं किसी की भलाई हो जाए। मेरा वहाँ से बिगड़ने का वक्त शुरू हुआ। जैसे मिस ने कहा यहाँ से रिलेशन स्टार्ट होते हैं, वाकई यहाँ से रिलेशन स्टार्ट होते हैं, FSC से ही रिलेशन स्टार्ट होते हैं। मैट्रिक तक हमें कोई पता नहीं था, किसी चीज़ का भी पता नहीं था प्रॉमिसली। मैं खुद MBA हूँ, ठीक है, मैं और एक एम्प्लॉई हूँ। मैं एक बैंक में ऑपरेशन मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी लाइफ का एक वाकया बता रहा हूँ। तो मेरे साथ क्या हो गया कि मैंने ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया था, इवन के मैं अपने पेरेंट्स से चिढ़ने लग गया था। ये वक्त आ गया था मुझ पे। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप मुझसे थोड़ा चिढ़ने लग गए, वो मुझसे थोड़ा दूर होने लग गए, ठीक है। मैं यहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा सा एडवाइस करना चाहूँगा कि जब बच्चा थोड़ा सा चिढ़ना चाह रहा है ना, तो मोस्टली उसके और करीब हो जाओ। आप उससे पूछो कि आपका मसला क्या है, या हो सके तो उसका मतलब जो सबसे करीब उसका कोई रिलेशन होता है। जैसे मेरी एक बहन थी रिलेशन में ना, मैंने उनको बताया हुआ था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो इस तरह मेरा उसके साथ चक्कर है, तो वो मुझसे उसका पेरेंट्स मेरा उसके साथ हो सकेगा नहीं हो सकेगा।
और ऐसे बहुत से इश्यूज जो आपने उस वक्त फेस भी किए, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू डिस्कस दीस थिंग्स, आई एम श्योर आपने शेयर किया, और ताकि लोग, हाँ, ताकि बड़ी अच्छी बात होने की पेरेंट्स ज्यादा कनेक्ट हो सकें। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी, शाकिर साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक मालूम करना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल जो बच्चों में होता है उसका मेन वजह क्या होती है? हमारा जो माशरा है उसमें जो एजुकेटेड बच्चे हैं वो बहुत डरते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है बनिस्बत जो अनएजुकेटेड होते हैं। अनएजुकेटेड बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता है, और माशरे में यूँ कह लीजिए कि अनएजुकेटेड एजुकेटेड बच्चे को डरा। जी आपकी राय है, लेकिन मैं इस पर कमेंट जरूर लूंगा इरम, ये मुझे क्योंकि समझ नहीं आई कि अच्छा नहीं, मैं थोड़ा सा इसको बता सकती हूँ। अच्छा वो ये बात कि हम इस तरह स्ट्रीट चिल्ड्रन जिस तरह हम देख रहे होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें इतना करेज होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपनी बात को रख भी लेते हैं और वो काफ़ी सिचुएशंस रोड पे डील कर रहे होते हैं। जबकि जो बच्चा घर के अंदर है, बेशक वो पढ़ रहा है, उसको जब अगर आप बाहर भेजेंगे तो पब्लिक डीलिंग उसको नहीं आएगी उस तरह की, तो प्रोबेबली वो इसको इस तरह से इलैबोरेट करना चाहिए। जो सर्वाइवल मोड में उसने तो सर्वाइव करना है, हाँ, वो सीख जाएगा सर्वाइवल स्किल। हमारा जो घर के अंदर बच्चा है वो प्रोटेक्टेड है, उसे वो स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। एंड द स्कूल डज नॉट टीच अ स्किल। स्कूल आपको डिबेट्स करवा देगा, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग करा देगा, आप अपने एक अच्छे कंफर्टेबल जगह पे बैठ के आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, रटे लगा रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, आपका खाना पीना सोना उठना सब कुछ जो है वो सेफ्टी नेट में है। यू डोंट नीड टू सर्वाइव लाइक द स्ट्रीट किड। द स्ट्रीट किड नोज मैंने अपने लिए नहीं खड़ा हुआ तो किसी ने नहीं खड़ा होना, मुझे अपनी जान अपनी इज्जत अपना आप बचाना है। और लोग बहुत क्रूअल होते हैं स्ट्रीट के बच्चों के साथ, मुझे पता है, हम गाड़ियों में सफ़र करते हैं, देयर आर डेज वेयर वी डोंट वांट टू इवन लुक एट देम, दे हैव गॉन थ्रू सो मच। कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सर्वाइवल मोड है। उस बच्चे को प्यार दे के देखो, वो बच्चा नहीं करेगा उस तरह की बदतमीजी, नहीं करेगा उस तरह की बात। एक्चुअली शुरू में करेगा क्योंकि वो गुस्सा करेगा बिकॉज ट्रस्ट ही नहीं होगा किसी पे। सो इट्स नॉट मोर अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स मोर अबाउट सर्वाइवल। लेकिन क्या अपने बच्चों को भी हमें चैलेंजेस से गुजारना नहीं चाहिए इस स्टेज में, सो दैट दे नो कि अगर कभी बुरा वक्त आता है, क्योंकि हम प्रोटेक्शन के चक्कर में कि हम बच्चे को बड़ा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वाकई शायद हमारे बच्चे कॉन्फिडेंस और ये जो स्किल्स हैं इनको लैक कर रहे होते हैं। हमारे बच्चे बहुत पैम्पर्ड हैं, हम ओवर प्रोटेक्ट करते हैं उनको, और क्यों ना करें, मुझे बताओ क्यों ना करें? हम कर सकते हैं इसलिए हम कर रहे हैं। हमारी ज़रूरत, देखो हर काम इसलिए होता है कि उसकी कोई ज़रूरत पेश आती है। लोगों उन्होंने बच्चों को इतनी छोटी एज में फ़ोन क्यों दे दिया? सोसाइटल प्रेशर, ज़रूरत हो गई है आजकल की, राइट? हालांकि नहीं है पर दे दिया, राइट? बट दैट इज़ अ प्रोटेक्टेड माहौल। अब अगर मैं कहूँ कि मैं अपने बच्चे को ये सिखाना चाहती हूँ कि स्ट्रेंजर डेंजर जो है, या अगर कोई स्ट्रेंजर आके तुम्हें टच करने की कोशिश करे या तुम्हें, तो मैंने बच्चे को स्किल सिखाना है। बट इन माई हेड आई एम टेलिंग, खुदा ना खास्ता ऐसा कभी ना हो तुम्हारे साथ, पर ये होगा, ये हो सकता है, ये दुनिया है, कुछ भी हो सकता है, उसने कैरी करना, बट यू हैव टू लेट देम नो। एग्जैक्टली। एक और कॉलर है, नासिर है, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट, आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं बच्चों के बारे में, थैंक यू। और थोड़ा सा मैं इसमें मैडम से ये पूछना चाहूँगा कि जो अभी जनरेशन चल रही है, इनमें वो फैमिली बॉन्डिंग्स नहीं है। इसमें एजुकेशन जो स्कूल की चल रही है, उन्होंने बड़ा अर्ली इनको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डाल दिया है, और अभी जितना भी टास्क वर्क मिल रहा है वो मोबाइल और ग्रुप रिलेटेड हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे, मैं फील करता हूँ कि वो शाम को हमारे साथ बैठते नहीं है, दे आर ऑल द टाइम एनग्रॉस्ड विद द मोबाइल, और उनकी एक लाइफ बड़ी अर्ली अपने फैमिली से अलग हो चुकी है। ये एजुकेशन सिस्टम जो है, इसके ऊपर आई थिंक कि एक साइकेट्रिस्ट, एक काउंसलिंग, एक ऐसा काम होना चाहिए। नहीं, आपकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन क्या रीज़न सिर्फ एजुकेशन सिस्टम है? इस पर मैं राय लूँगा। वो जो बात कर रहे हैं कि बच्चे कनेक्टेड नहीं है फैमिली के साथ, दूर होते जा रहे हैं दिस अर्ली एज, रीज़न क्या लगती है आपको? अच्छा, मैं आप दोनों से बड़ी सिंपल सी बात पूछूंगी। हम खुद भी बहुत मशगूल हैं अपने फ़ोन में, ठीक है, बच्चे वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। और पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, हम क्यों समझते हैं कि बच्चे के पास अगर फ़ोन है और बच्चा टीन एज में चला गया तो उसे हर चीज़ की समझ है। दे रियली डोंट, दे डोंट रियलाइज, दे डोंट नो। और ये एज ही ऐसी है कि वो अपनी ज़ात में गुम है, यही पड़ी हुई है कि मैंने क्या बनना है, मैंने किससे शादी करनी है, मैंने क्या सीखना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कितने पैसे कमाऊंगा। सब लड़का लड़की कुछ भी, दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन दैट। ये बड़े का काम है कि एक बाउंड्री, एक घर आने का ताल्लुक, एक मतलब मिलना जुलना। एक पहली बात तो मैं बड़ी ऑनेस्टली कहूँगी, बड़े जब मिलके बैठते हैं तो किसी और बड़े की बुराई कर रहे होते हैं, बच्चे फेड अप हो जाते हैं। बच्चे उसी बड़े के दोस्त होते हैं। हाँ, वो कॉन्वर्सेशन का पार्टी नहीं बनना चाहते। इफ़ यू हैव हेल्थी कॉन्वर्सेशंस, इफ़ यू हैव हेल्थी बाउंड्रीज, अगर आपने कम्युनिकेशन टाइम सेट किया हुआ है, अगर आप
खुद मॉडल करके दिखा रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आई एम हियर। बच्चे हर स्टेज में, जब तक आपकी छत के नीचे है ना, 18 हो या 20 हो, हर एज में आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं और आपको फॉलो करते हैं। हमें लगता है कि ये कदों से बड़े हो गए हैं और इनकी डिग्रीज हो गई हैं तो दे आर जस्ट आज़ाद हो गए और इनको हमारी ज़रूरत नहीं रही है। द थिंग इज़ द गार्डनर नेवर लीव्स देयर प्लांट इवन इफ इट्स अ ओक ट्री, इवन इफ इट्स अ ट्री, you take care of it. Great, thank you Iram, thank you so much for joining us today. नाज़रीन, मौजू भी बड़ा अहम था, गुफ्तगू बड़ी अहम रही, I'm sure हम सब ने बड़ा सीखा होगा इससे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, इस ट्रांसमिशन में ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसने वालिदैन, असातिज़ा, तलबा के दरमियान काफ़ी तवज्जो हासिल की है, और वो है दरमियान इस पे बहस भी हो सकती है, हुई भी है, लेकिन मजीद भी हो सकती है, कहीं भी बहस हो सकती है। वो सवाल ये था, लड़के ज्यादा अच्छे होते हैं पढ़ाई में या कि लड़कियां होती हैं? हमने बहुत इस पे बहस की थी। लड़कियां हो गई ना बहस? हो गई, मैं अभी भी होगी ना। अच्छा, लेकिन हमने ये सवाल लोगों के साथ भी सामने भी रखा, हाँ। उनकी राय क्या आई वो आपसे शेयर करते हैं। एक्चुअली गर्ल्स का इंटरेस्ट जो होता है वो मोस्टली स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। बॉयज़ की सोशलाइजिंग भी ज़्यादा होती है और यू नो फ्रेंड सर्कल एंड ऑल दैट स्टफ, सो मोस्टली गर्ल्स का ऐसा सीन नहीं होता। सो एज़ पर मी वो पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। इंटेलिजेंट होती है ना, अब लड़कों का तो होता है बीच में फ़ोन रख के इधर उधर छुपा के चीटिंग्स करके तो कर लेते हैं। अब लड़कियां पढ़ती हैं, मेहनत करती हैं, फिर तो नंबर लेती हैं। हाँ, ये बात है कि लड़कों का माइंड सेट तेज़ होता है, बट मेहनत नहीं करते ना, वो चीटिंग कर लेते हैं, अपने दिमाग को यूज़ नहीं करेंगे। दिमाग होगा लेकिन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लड़कियों का ज़्यादा फोकस स्टडीज़ पे होता है। लड़कियों जो होते हैं वो मतलब कि स्टडीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते, लड़कियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा सीरियस लेती हैं, इसलिए लड़कियों के ग्रेड्स अच्छे आते हैं। अगर लड़के भी कोशिश करें तो लड़के भी किसी से कम नहीं है। ये इट्स नॉट अबाउट जेंडर, जो मेहनत करेगा वो हमेशा आगे जाएगा। ये बात नहीं है कि हमेशा लड़कियां ही टॉप करती हैं, बहुत सी लड़कियां भी पीछे रह जाती हैं। देखें, इसके लिए तो मैं कोई ऐसी ख़ास राय नहीं दूंगा। बहरहाल ये है कि लड़के जो होते हैं ना वो इतनी कोई तवज्जो नहीं देते पढ़ाई पर, उनकी प्रॉपर अटेंशन नहीं होती। लड़कियाँ इसलिए टॉप कर जाती हैं क्योंकि वो रट्टे शट्टे लगा लेती हैं और हम खुद से लिखते हैं और हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता। अच्छा, अब थोड़ी बात रिजल्ट की भी कर लेते हैं। रावलपिंडी और लाहौर की बात करते हैं आप। नहीं, पहले वाले क्या थे? नहीं, फैक्ट्स की बात करते हैं। हाँ, पहले राय थे, अब फैक्ट्स। पहले राय थी ना। फैक्ट्स नहीं, मैं यूं क्यों कहूँ फैक्ट्स है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जो हो रहा है, जो नजर आ रहा है। अच्छा, उसका रीजन क्या है? अच्छा, हो क्या रहा है थोड़ा हो ये रहा है, रावलपिंडी और लाहौर के इंटर बोर्ड इम्तिहानात में हालिया सालों में हमने देखा गया जो टॉप करने वाले हैं उसमें ज्यादा तादाद लड़कियों की होती है, जबकि दीगर बोर्ड में भी लड़कियां ज्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। अब मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो भी मैं लोगों की राय सुन रहा था, जिसमें एक लड़की ने कहा कि लड़के चीटिंग करते हैं। बंदा पूछे और चीटिंग करके नहीं वो आगे बढ़ पा रहे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ मामला चीटिंग का है। एक सेकंड, मैंने ये कहा कि देखिए वो राय थी, पहले हमारी भी राय थी और जिन वॉक्स बॉक्स हमने लिए वो लोगों की भी राय थी। अब हमने किए फैक्ट्स की बात, तो अब हम वजूहात पे जाएंगे कि ये जो फैक्ट्स हैं इसकी वजूहात क्या है कि लड़कियां पढ़ाई में ज्यादा अच्छी क्यों होती हैं? क्या मेहनती होती हैं, कुछ और करना नहीं होता, बैठी होती हैं, पढ़ लेती हैं। लड़कियां जरा वो सोशलाइज भी हैं, जी जी, डॉक्टर धनिया पुदीना अदरक लहसुन सब उन्होंने लेकर आए। ये हार मानने वाले नहीं, डॉक्टर आयशा से पूछती थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहिबा, सच बताएं, ये फैक्ट्स हैं, आप इससे मुत्तफिक होंगी, राइट? अच्छा, देखें, ये बात तो तय है कि स्टैट्स हमें नज़र आ रही हैं कि चंद सालों से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अगर आप वर्ल्ड ओवर भी डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स में देखें तो ये तकरीबन पिछले 2 डेकेड्स में आप कह लें कि लड़कियों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुई है। लड़कियों की इंक्लूजन इन एजुकेशन सिस्टम लाइक थी उस पे अब बेहतर हो गए हैं। लड़कों को देखते हुए फॉलो करते हुए बेहतर हो गए हैं। जैसे कहते हैं लड़कों ने सिखाया ना उनको कि पढ़ना है, मेहनत करनी है। गोलमोल कर रहे हैं बाजी। अच्छा, बोर्ड के एग्जाम्स देख लें, GCSE देख लें, A लेवल्स देख लें, यूनिवर्सिटी लेवल देख लें, तो टॉप स्कोरर्स जब हम कहते हैं ना तो उसमें डेफिनेटली लड़कियां ज्यादा हैं। अच्छा, अब ये लेकिन मैं इस पे तवज्जो, मेरे ख्याल में जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात और या इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये देखना है कि चलें देखिए टॉप स्कोरर्स में अगर पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन किसी बच्ची ने 1150 1153 नंबर ले लिए हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है कि जो फर्स्ट फ्यू पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनमें 1-1 2-2 नंबरों का फ़र्क होता है, उसमें लड़के भी होते हैं लड़कियां भी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना देखने वाली वो पास रेट्स हैं। देखिए इस दफ़ा ओवरऑल जो पास रेट्स, मैं अभी लाहौर बोर्ड की बात कर रही हूँ, बहुत कम है, 60% बच्चे पास हुए हैं। लेकिन अगर उसके अंदर आप जेंडर डिसएग्रीगेशन देखें ना तो 70% लड़कियां पास हुई हैं। जो बच्चे पास हुए हैं उससे 70% लड़कियां पास हुई हैं और सिर्फ 48% लड़के।
तो मसला ना यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मुस्कुराने की बात नहीं है, मतलब 50% से ज्यादा लड़के पास क्यों नहीं हो पा रहे। तो आई थिंक वो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम, पेरेंट्स, टीचर्स, पॉलिसी मेकर्स, यहाँ तवज्जो देने की जरूरत है कि व्हाट इज द रीजन कि लड़के और लड़कियाँ दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं, 30% लड़कियाँ भी पास नहीं हो रही। तो आई थिंक वो स्ट्रगलर्स हैं जहाँ पर हमें अटेंशन पे करने की जरूरत है। ये जो आपने सेग्रीगेशन बताई है, ये माजी से फर्क है? पहले ऐसा नहीं था क्या? पहले लड़के भी ज़्यादा पास हो रहे थे? देखिए वो बहरहाल ये बात तो ज़रूर है कि हर साल हमारे जो स्टैट्स हैं एजुकेशन एक्सेस की वो चेंज होती हैं। ज़्यादा बच्चे आपके अब स्कूलिंग के अंदर आ रहे हैं हर साल। जाहिर है ट्रेंड्स मोर और लेस आपके यही हैं कि लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं, बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। अब ये देखने वाला डेटा है कि ओवर द इयर्स क्या गैप ये बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, किन सब्जेक्ट एरियाज़ में ये गैप बढ़ता या कम होता जा रहा है। यानी कि जनरल साइंस के अंदर शायद आपको डिफरेंट ट्रेंड नज़र आए, इंजीनियरिंग में या आर्ट्स में या कंप्यूटर साइंस में, कॉमर्स में, यही सब्जेक्ट एरियाज़ होते हैं ना इंटरमीडिएट में। इसके अंदर हो सकता है कि आपको आगे पीछे होता नज़र आए, लेकिन एक स्टेडी पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि और कंट्रीज़ के एजुकेशन और असेसमेंट सिस्टम में भी और हमारे कंट्री के एजुकेशन और असेसमेंट सिस्टम में भी कि लड़कियाँ आर इंक्रीजिंगली आउट परफॉर्मिंग बॉयज़। इसमें कुछ थोड़े से जो हमारे आप कह लें कि एक ट्रेडिशनल एक चीज़ चली आ रही है कि कुछ सब्जेक्ट एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें लड़कियां शायद ज़रा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं, जैसे कि जो वोकेबलरी बेस्ड या रीडिंग बेस्ड जिस तरह की सब्जेक्ट्स होते हैं। और एज़ कम्पेयर टू दैट अगर हम ओवरऑल ट्रेंड्स की बात करें तो लड़के अभी भी किसी हद तक लेकिन ये देखने वाली बात है कि वो गैप कितना तेज़ी से या आहिस्ता से कम या ज़्यादा हो रहा है। साइंस और मैथ में शायद अभी भी बाकी एजुकेशन सिस्टम्स में भी थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करें या ज़्यादा लड़के बेहतर परफॉर्म करें। सबसे माइंडसेट का आपके घर वालों का कितना इन्फ्लुएंस होता है इस चीज़ पे? घर में लड़की को शुरू से उससे एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर दी जाती हैं, उसे बताया जा रहा होता है कि अच्छा जी बेटा और बेटी है तो नंबर्स की टॉप करने की एक्सपेक्टेशंस घर के अंदर नेचुरली लड़की से ज़्यादा हो जाती है। फिर लड़की का फोकस होता है जी मेरे भी एक्सपेक्टेशंस है, पढ़ना भी ज़्यादा शुरू करती है। लड़कों की तरफ उतनी तवज्जो नहीं उस तरह से दी जा रही होती, मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन। नहीं, मेरे ख्याल में आप बिल्कुल काफ़ी हद तक ठीक कह रही हैं। देखिए ये बात तो तय है कि नेचर में एज सच कोई फ़र्क नहीं है कि जस्ट बिकॉज यूर अ बॉय और अ गर्ल तो उसका इननेट कोई आपकी एबिलिटी में फ़र्क नहीं है कि लड़की कोई कम परफॉर्म करेगी या लड़के। एक ज़माना था इवन US जैसी जगह पर कहा जाता था कि औरतें एकेडमिकली वीकर होती हैं आदमियों से इनहेरेंटली, लेकिन हमें पता है वो बात गलत है। दिमाग दोनों के पास होता है, दोनों के पास है और कंडीशनिंग की बात है, कंडीशनिंग की बात है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई थिंक सबसे पहली चीज़ है एक्सपेक्टेशंस, और वो घर से स्टार्ट होती है, बचपन से टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, फ्रेंड्स, इवन फ्रेंड्स की फैमिलीज़ की एक्सपेक्टेशंस कि आप लड़की हैं, आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगी। एक तो हमारे जैसे मुल्कों के अंदर स्कूल जाना भी एक प्रिविलेज है, कुछ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं और उसके बाद आप स्कूल में पहुँच गए हैं और एक सर्टन स्कूल लेवल तक पहुँच गए हैं, यानी मैट्रिक या इंटरमीडिएट। सो इफ़ यू स्टे इन स्कूल यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल। एक्सपेक्टेशन अब ज़्यादा है आपसे कि आप ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे, आपकी स्टडी हैबिट्स, आपका फोकस ज़्यादा होगा, आप क्लासरूम में ज़्यादा इंगेज्ड होंगे, आप टीचर की बात ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आप सवाल ज़्यादा पूछेंगे, आप ऑर्गेनाइज्ड ज़्यादा होंगे। अच्छा ये सारी वो वाली चीज़ें हैं, होमवर्क पे ज़्यादा तवज्जो देंगे। ये स्टडीज़ नज़र आती हैं कि जो बच्चे इस होमवर्क पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं दे परफॉर्म बेटर। अच्छा लड़कियों का एक ये भी होता है, आप अगर पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मैं हमेशा जो आंसर शीट थी मैं उसको बड़ा कलरफुल बनाती थी, बड़े डिसिप्लिन के साथ ना, लाइंस भी लगाई है, आंसर कुछ भी लिखे जो भी अच्छे हैं, लेकिन कैनवस नहीं था वो आंसर शीट थी। लेकिन मुझे ये होता था कि मेरी जो आंसर शीट है, मेरा जो पेपर है ना वो बड़ा अपीलिंग, वो देखने में बड़ा अच्छा लगना चाहिए। और मैं बताऊं कलर्स का इस्तेमाल, डिफरेंट पेन्स का इस्तेमाल, और इससे फ़र्क पड़ता है। और ये चीज़ें नज़र आती हैं इवन रिसर्चर्स को कि जब टीचर्स ग्रेड करने लगते हैं तो उनको कि कितना नीटली पेपर किया हुआ है, मार्कर्स, हेडिंग्स, ये वो। शायद एक परसेप्शन भी है कि ये लड़की का पेपर होगा इसलिए ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा केयरफुल। ये तो अल्लाह भला करे। ग्रेडिंग में कई दफ़ा नज़र आता है कि ये इस किस्म का थोड़ा सा बायस आपको नज़र आता है। सो ये चीज़ें मैटर। देखिए एलिजिबिलिटी पहले आप देखते हैं, आपको नज़र आता है कि किसी बच्चे ने तवज्जो से अपना पेपर और क्लियरली कटिंग के बगैर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब लड़कों का पेपर अगर देखें तो गलत बात हो गई। अब रंगों में आप नंबर देना शुरू करें, साइंस का पेपर है, डेफिनेशन पूछे बायो की बनाया हुआ आपने कबूतर, ये तो तरीका कोई ना हुआ।
लाइंस ये हमारा देखिए असेसमेंट सिस्टम। अच्छा ये बात लेकिन अच्छा आपकी ये बात ठीक है कि हमारा असेसमेंट सिस्टम जिन चीज़ों को रिवॉर्ड करता है ना, कई दफ़ा उसमें देखिए मेमोराइजेशन कितनी आपने की है, कंप्लीटनेस कितना है, सही जवाब, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि लड़कों की एबिलिटीज़ नहीं है, बस ये है कि लड़के शायद उस एज में कुछ और चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं ना, बाकी चीज़ों पे भी तवज्जो दे रहे हैं। थोड़े डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा हैं, वो थोड़ा सा नहीं होता कि बॉयज विल बी बॉयज वाली चीज़, क्या करें वो लड़के कि आप लड़के हैं तो आप घर से बाहर ज़्यादा रहेंगे, आप गेम्स में ज़्यादा तवज्जो देंगे, अगर घर में भी हैं तो गेम्स देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बाहर फ्रेंड्स के साथ। अच्छा उससे और स्किल्स डेवलप होती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आगे वर्क प्लेस में जाके लड़कों को एडवांटेज देती हैं, जैसे कि टीम के अंदर काम करने की स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस। तो हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि उसकी वजह से जब अडल्ट लाइफ में एंटर होते हैं यूनिवर्सिटी के बाद वर्क प्लेस में, दे आर बेटर नेगोशिएटर्स। तो फिर वो नंबर मैटर नहीं कर रहे होते, वो टॉपर्स मैटर नहीं कर रहे होते। काफी हद तक शुरू में आपको पता है ग्रेड्स के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन लॉन्गर टर्म में आई थिंक देयर आर डेफिनेटली अदर सॉफ्टर स्किल्स जो कि बहुत जरूरी है कि लड़कियों में नेचर में बैलेंस हो जाता है। अब पता नहीं बैलेंस होता है या नहीं, सही टाइम पे होता है या नहीं, लेकिन बहरहाल ये जनरल ट्रेंड्स। लेकिन ये मैंने समझ लिया कि लड़कियों को नंबर ज्यादा क्यों मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, हाशिए लगाने पे मिल रहे हैं, तो हो जाए एक बहुत नहीं हम क्यों करें ये काम। एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ क्योंकि वो रिसर्चर एंगल से वो ये कि देखिए जो वर्ल्ड ओवर ये रिसर्च में नज़र आता है कि जेंडर शायद उतना इम्पैक्ट नहीं करता बच्चे की परफॉर्मेंस पे जितना सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट करता है। अच्छा। तो अगर फ़र्ज़ करें आप एक ऐसे ख़ानदान से या इवन ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं स्पेंड किया जाता है एजुकेशन पे, तो आपकी परफॉर्मेंस पे शायद ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उसकी वजह से, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। तो आई थिंक जो हमने पहले की परफॉर्मेंस बड़ा एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है बच्चे की एकेडमिक, उसके अंदर फैमिली के एट्रीब्यूट्स भी शामिल हैं, पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं, घर में अगर वो खुद सपोर्ट नहीं दे सकते तो वो ट्यूशन आपके लिए रख सकते हैं। इस स्टेज के ऊपर आपको पता है अक्सर बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। फिर इसी तरह से आपके स्कूल कितना अच्छा है, टीचर्स की सपोर्ट कितनी ज़्यादा है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। एक कॉल अभी डॉक्टर बशारत है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुख्तसर सी बात ये है कि मैडम जो बात कह रही हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें फोकस करना चाहिए वही जो 30% या 50% जो बच्चे हैं वो भी नहीं पढ़ रहे। यस। इसका मतलब है उनका जो एवरेज लेवल ऑफ जो एजुकेशन है वो भी लो है, और उनका क्या, उनके बारे में आप क्या सजेस्ट करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? एक बात। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे हमारे मिसाल के तौर पे फेल हो जाते हैं, बिल्कुल अभी उनको तो एड्रेस ही नहीं किया जाता टोटली, वो बिल्कुल सारे इसको इग्नोर कर देते हैं, वो कहाँ पे जाएंगे? ये बहुत दुरुस्त बात है। और कल ही हमने देखा कि सेनेट में ये जो स्टैट्स हैं दोबारा से डिस्कस हुए। हालांकि हम सबको मालूम है इस वक्त पाकिस्तान में 2,62,00,000 बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। कल फिर ये तफसीलात ऐवान में पेश हुई हैं, वज़ारत तालीम की तरफ से पेश की गई हैं। और जो बात सर ने भी की कि हमें बड़ा कंसर्न है दो इश्यूज़ पे। एक कि जो बच्चे पास नहीं हो रहे हम कैसे उस गैप को कम कर सकते। दूसरा जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा, जिसमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, इन बच्चों को हमने कैसे स्कूल में लेकर आना है। ज़रा इसमें सबसे ज़्यादा जो इशू है वो पंजाब, चूँकि ज़रा पॉपुलेशन वाइज भी ज़्यादा है, बड़ा सूबा है, उसमें के बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोशो इकनॉमिक क्लास, किस जगह पे वो रहते हैं, नहीं जा रहे स्कूल, तो ज़रा ये हमारा नुकसान है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। दोनों चीज़ें, एक वो जो बात आपने आगाज़ में की थी कि जो बच्चे पास नहीं कर रहे, लड़के ज़्यादा जा रहे हैं, उसमें हमें उसको एड्रेस करना है, क्यों नहीं कर रहे। दूसरा जो बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। बिल्कुल नहीं। और वो बात देखिए अक्सर ये देखा गया और इस दफ़ा भी कि जब ये बोर्ड के, मैट्रिक के या इंटरमीडिएट के एग्जाम्स होते हैं तो हम जो बच्चे टॉप पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनको बुलाकर तो वो देखकर शील्ड दे दी, फ़ोटो ऑप कर ली, और ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक है, और हमने भी शुरू में कहा कि अगर आपके 30% लड़कियाँ पास ही नहीं हो रही या आपके 52% लड़के पास ही नहीं हो रहे, तो वहाँ पर कौन से ऐसे इंडिविजुअल जो वो बैरियर्स हैं जो घर की उसके ऊपर हैं, या वो बच्चों की बेस नहीं सही बन पाई, और कौन से ऐसे पॉलिसीज़ हैं जो हम स्कूल के लेवल पर या एजुकेशन सिस्टम के लेवल पे ले सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बात बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे फिर दे ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल या मैट्रिक की स्टेज पर ही या इंटरमीडिएट की स्टेज पर ही, और आगे फिर वही आपको पता है, हम देख रहे होते हैं कि किस तरफ वो बच्चे, उनका रुझान किस तरफ चला जाता है, वो अपनी एनर्जी, अपने टाइम को वो किन तरीकों से वो पे यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो हमें मैनेज करना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
सॉरी इफ़ यू हैव टाइम, आई थिंक मैं जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये कहना चाहूँगी कि पिछले 2 डेकेड्स के अंदर ना हमने बहुत कंसर्टेड एफर्ट एंड फॉर द राइट रीजंस की है लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर कि वो स्कूल सिस्टम में ज़्यादा इंक्लूड हों, परफॉर्म अच्छा करें। आई थिंक वो कहीं ना कहीं लड़कों के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है और वो एडोलेसेंट एज में, अभी आपका पिछला सेगमेंट भी ये बात डिस्कस कर रहा था कि एडोलेसेंस में लड़कों के भी अपने मसाइल होते हैं, लड़कियों के भी। आपने किस तरह से उस एज के अंदर खास तौर पे ये मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट के आसपास की एज लड़कों को किस तरह से आपने ट्रैक के ऊपर रखना है कि वो घर पे भी जिस तरह वो कह रहे थे इन्वॉल्व नहीं होते, स्कूल में भी वो एक तरह का जहनी तौर पर ड्रॉप आउट कर जाते हैं। देयर इज एन इशू। इस कॉन्सेप्ट से निकलना है बॉयज विल बी बॉयज, ये उनको एक लेवरेज देता है कि हाँ वो पढ़ाई से भी दूर हो सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, और ये माइंडसेट हम डेवलप अपने घर से करते हैं। हमारा मजाक अपनी जगह पर एट द सेम टाइम आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये था कि जहाँ पर हम लैक कर रहे हैं वो चाहे लड़कियों की तरफ से या फिर लड़कों के मामले में है, हमें उसको एड्रेस करना है और हमें उस पर पॉलिसीज भी बनानी है और साथ में घर पे भी बच्चों पर तवज्जो देनी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं अब ब्लॉगर्स की। डिफरेंट डोमेन्स हम देखते हैं कि ब्लॉगर्स काम कर रहे होते हैं, व्लॉगर्स काम कर रहे होते हैं, वो चाहे फैशन हो, वो चाहे ट्रैवल हो, वो चाहे फूड हो, सो मेनी डोमेन्स इसमें व्लॉगर्स काम कर रहे हैं। भी जो है वो कम नहीं है, हमने देखे फैशन ब्लॉगर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, अब डिफरेंट ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, खुद बहुत अच्छे से स्टाइलिंग करके, जो ज़ाहिर है एक तरह से देखा जाए तो लोगों की मुश्किल आसान कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। अब इसे बड़ा अच्छा होता है, कोई ब्रांड है उस पर आपने कोई कपड़े देखे हैं तो चलो वो तो आप देख रहे हो, लेकिन हाँ अगर कोई व्लॉगर हम देख रहे होते हैं, कोई ब्लॉगर हम देख रहे होते हैं तो उसने उस अटायर को पहना होता है, खूबसूरती से कैरी को, तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। समटाइम्स वो बता भी देते हैं आपको कि किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। समटाइम्स आप सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, एक आर्टिकल देखते हैं, आप कहते हैं कि बस आई हैव वांट टू कैरी दिस, लेकिन बेसिकली आपके लिए नहीं होता। तो ये वाकई बड़ी साइंस है, कोई व्लॉगर आपको गाइड करे, अच्छा ये ऑप्शंस हैं और अगर आप इस बॉडी टाइप के तो बड़ा सूट करेगा, या इस फंक्शन के लिए, इस इवेंट के लिए सूट करेगा, तो बड़ा अच्छा होता है, गाइडेंस मिल जाती है आपको। तो आज हमारे पास ऐसी 2 ज़बरदस्त व्लॉगर्स मौजूद हैं जो कि फैशन इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरीबा तिरमिज़ी हमारे साथ मौजूद हैं और हमना नफीस ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ग्रेट टू हैव यू। अरीबा हाउ आर यू? आई एम गुड। आप लोग कैसे हैं दोनों? जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। अरीबा से शुरू करें। मेरा सवाल बुनियादी जी प्लीज। अरीबा हर जगह फिट हो जाती है तो क्या बड़ी अच्छी बात है कि मल्टीटास्किंग, जब हम कहते हैं हमसे तो एक चीज़ नहीं हैंडल हो रही होती है, बट माशाल्लाह यू आर वेरी टैलेंटेड। हम बहुत सारे डोमेन्स में आपको देख रहे होते हैं। करना क्या चाहती हैं ज़िंदगी में? मैं वैसे तो मैं इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ, दैट इज़ माई प्राइमरी करियर, और उसके साथ साथ एक्टिंग। क्या होता है इम्यूनोलॉजिस्ट? माहिर क़ुव्वत मुदाफ़ियत। जो मैंने जान के मैं कुछ लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, जो आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, आपका इम्यून सिस्टम, हम उसको स्टडी करते हैं और प्रोफाइलैक्टिक यूज़ है मेरा सारा रिसर्च उसी में कि हम लोग वैक्सीनेशंस तैयार करते हैं, वैक्सीन्स तैयार करते हैं ताकि बच्चों को और एडल्ट्स को इम्यूनाइज कर सकें। उस काम से इस काम की तरफ। हाँ, मैं जब अमेरिका में थी आई स्टार्टेड एक्टिंग, और ये तो मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बता भी चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये था कि ज़िंदगी देखें एक दफ़ा मिली आपको, एंड यू हैव एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। आप जो भी एक्सप्लोर करना चाहें, नाउ एवरीथिंग इज एट योर फिंगर टिप्स, यू नो, यू कैन ट्राई एवरीथिंग। पहले की तरह नहीं है, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन जो थी बड़ी महदूद थी, यू नो, एक करियर चूज किया, एक ही नौकरी है, 9 to 5 किया और बस पेंशन लग गई। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है ना, तो उसमें जो आपको लगता है आप जिसमें बेस्ट है, एक से ज्यादा चीजों में भी आप बेस्ट हो सकते हैं, आप उसको कैरी करके चलते हैं। हम ना, आप किस तरह आई सोशल मीडिया का, कैसे हुआ कि हम कहते हैं ना बड़ा मुश्किल होता है डिसीजन लेना, एंड देन वो कॉन्फिडेंस बड़ा रिक्वायर्ड है, स्पेशली फैशन व्लॉगिंग की अगर बात 2 साल इन फैशन व्लॉगिंग कैसा रहा? It has been a roller coaster ride क्योंकि actually when I started तो it was my own struggle. I was a working lady और मुझे लगता था कि ये वर्किंग लेडी की क्लोजेट में जितने भी कपड़े हों वो कम होते हैं। So it was नहीं, लड़की के क्लोजेट में जितने भी वो कम होते हैं। नहीं, I believe हाउसवाइफ और वर्किंग लेडी की क्लोजेट में फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है। So when I figured it out that yes I need more and more clothes, तो मैंने क्या करना है, मैं हर वक्त ब्रांड्स नहीं पहन सकती। मुझे लगा कि मैं लोकल मार्केट से लेती हूँ, एंड यू नो Instagram was very depressing that time क्योंकि मैं हर वक्त देख रही हूँ कि it was very, मुझे लगता था it is an elite platform, it's not for the local audience, right? So I thought कि let's figure it out। मैं एक solution देती हूँ अपनी audience को कि yes you can go to local market and get branded से भी बेहतर quality।
So it got viral right away. मेरी third video थी on YouTube that got viral, and people liked the idea so much. उन्होंने कहा कि हमें यही solution चाहिए था, क्योंकि everyone else was promoting brands, right? So I bridged the gap between local market and the consumer. So it was a gap. हम स्क्रीन पे कुछ दिखा भी रहे हैं और इसमें एक ब्राइडल ड्रेस भी हमने दिखाया था और बहुत से और ड्रेसेस हमने दिखाए हैं। तो ये सब ड्रेसेस आपने इसी तरह ब्रांडेड नहीं है, किसी और जगह से जाके लोकल मार्केट से? अच्छा। Yes, these are all those local brands, and even if I tell you this, कि मैं अक्सर लोकल मार्केट में कुछ ऐसे वेंडर्स के पास गई जिनको दे वर नॉट रेडी फॉर दिस, राइट? मैंने उनको रैंडमली कवर किया, उनके पास इतना रिस्पांस आया कि दे वर फ्लडेड, उनके व्हाट्सएप जैम हो गए, या ओवरसीज इतना फ्लो आया कि दे वर नॉट रेडी फॉर द यू नो ऑप्शंस के वो दे सकें, प्रोवाइड कर सकें। देन आई फिगर्ड इट आउट कि मुझे उन वेंडर्स को कवर करना है हु आर रेडी फॉर द डिलीवरी ऑप्शन एंड इवन वर्ल्ड वाइड डिलीवरी ऑप्शन, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा यू नो इंडिया से बहुत लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी कपड़े पहने, एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट दीज। मिल जाते हैं उनको? यस। How? दुबई के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू, yes. So they even the prints I figured out, the designs I figured out, they are getting in India, right? अच्छा, यानी इंडियन रिस्पांस बहुत ज़्यादा आया। बहुत ज़्यादा, बांग्लादेश से, even कनाडा, हर जगह से, ओवरसीज। जी, हम आपसे पूछेंगे भी हमने से कि वो जब लोकल वेंडर्स की बात करें तो रावलपिंडी में कौन-कौन सी जगह वो जाते हैं ताकि और भी ख़वातीन जा सकें, इस काम में आ सकें। और इसमें प्रमोशन की भी कोई बात नहीं है, सच हम ऑप्शंस देना चाहते हैं लोगों को। पाकिस्तान के इस डोमेन को प्रमोट क्यों ना करें? करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने कहा कि इंडिया में देखिए इतनी मांग आ गई, किसी और मुल्क में मांग आ गई, तो व्हिच इज वेरी नाइस। आपका आर्ट है, बड़ा खूबसूरत थे हमारे कपड़े। एब्सोल्युटली। ये ड्रेस भी खुद आपने डिजाइन किया है? दिस इज माय ओन। वेरी नाइस। अरीबा, आप किस तरह से काम करते हैं फैशन में? आप ब्रांड्स को टारगेट करती हैं, क्या आपका जॉनरा होता है? अच्छा, पहले तो जो फैशन इन्फ्लुएंसिंग है मल्टी फैसेटेड है। और मैंने जो चीज़ एनालाइज की है अपने एक्सपीरियंस में वो ये है कि क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि व्हाटएवर आई लाइक आई विल वेयर इट, और मैं बहुत मिनिमल्स हूँ। आप लोगों ने भी मुझे बाहर देखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम माई फैशन वाली दुनिया। तो आई एम वेरी सिंपल इन माई अटायर, बट आई लव टू एक्सेसराइज। और मैं बहुत ज़्यादा लोकल स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करती हूँ। वेरी नाइस। मैंने कभी भी मतलब कमिंग फ्रॉम यू नो अ जनरेशन ऑफ वेमेन जो कि कहती थी हम कमखाब के जोड़े पहने और हमारे मर्द बोस्की के सूट पहनते थे। आई एम दैट पर्सन कि अगर आप मुझे जूट भी पहना देंगे ना, आई विल बी हैप्पी इन इट। अच्छा। बट आई हैव रियलाइज्ड कि इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मैक्सिमलिज्म को प्रमोट किया है, एंड आई थिंक फॉर कंज्यूमर जो मिडिल क्लास से आ रहा है, कस्टमर जो आ रहा है, उसके लिए वो सब अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, राइट? सो इसमें मैं हमना को बहुत क्रेडिट करूँगी कि इन्होंने वो गैप ब्रिज किया है, जो एक सोशियो इकोनॉमिक गैप बन गया था ना बहुत बड़ा मार्केट में, कि यू नो अमीर का एक ऐसा अटायर है तो थोड़ा दूसरे जो सोशियो इकोनॉमिक क्लास है उसका एक अलग है। एंड आई थिंक एवरीबडी शुड हैव द फ्रीडम टू ड्रेस हाउ एवर दे वॉन्ट। और मेरा इस लिहाज से ये है कि मैं समझती हूँ कि अगर आप कैरी कर सकते हैं ना जिस भी चीज़ को कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट एक्सेसरी यू हैव, तो आप कुछ भी पहन लें। अब जैसे आई एम वेयरिंग अ मुस्लिन शर्ट। मुस्लिन एक ऐसा कपड़ा है जो कि इतना ज़्यादा एक दौर में उसको मलमल जिसे कहते हैं, वो इतना मशहूर कपड़ा नहीं था, बड़ा सादा सा यू नो कि एक लोअर लिबरल क्लास पहनती थी। आज मैंने एक ऐसा कपड़ा है जो कि ब्रीदेबल भी है, ब्रीजी भी है, एंड यू कैन जस्ट यू नो हैव इट इन डिफरेंट कट्स एंड वेयर इट। तो मैं हमेशा से सोचती हूँ कि इट्स ऑल अबाउट यू नो हाउ यू वेयर व्हाट यू वेयर। हमने ऐसा देखा भी है, सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द भी, कि अक्सर कपड़े पहने होते वो इतने अच्छे नहीं लग रहे होते कि जब उसकी कीमत पूछी जाए तो लाखों में, हजारों में कीमत होती है। बट ऑब्वियसली आपने अगर उसको अच्छा कैरी नहीं किया हुआ तो उसकी वर्थ नहीं है, उसका फायदा नहीं है। सच कैरी करना वो कितना इंपॉर्टेंट हो, स्पेशली आप जब जाती हैं लोकल मार्केट में, आप कपड़े लेकर आती हैं। ऑप्शंस पे भी हम आएंगे, बट एट द सेम टाइम कैरी किस तरह से किया जाए? अच्छा, ये मैं बहुत दफ़ा अपने व्लॉग्स में लाइक मेंशन करती हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग द ड्रेस, इट्स ऑल अबाउट स्टाइलिंग। एंड समटाइम्स मुझे ये पता चला अपने व्लॉग्स के थ्रू, द ऑडियंस इज सो मच इंटरेक्टिव। आई थॉट कि मुझे लगता था इंस्टाग्राम की ऑडियंस बहुत इंटरेक्टिव होगी, बट यूट्यूब ऑडियंस इज सो मच इंटरेक्टिव, राइट? सो दे कम्युनिकेट ऑन एवरी सिंगल थिंग। एंड व्हेन आई मेंशन कि मैंने जब उनको बताया कि इसको हम ऐसे भी स्टाइल कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, सो आई रियलाइज कि पीपल डिड नॉट नो हाउ टू स्टाइल।
दे स्ट्रगल्ड इन इट। उन्हें ये समझ आती थी ब्रांड्स में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, दे कैन गो एंड बाय इट बट दे डोंट नो हाउ टू स्टाइल इट। उसके साथ जूते कौन से पेयर करने हैं, बैग कौन सा होगा, इयररिंग्स कौन से अच्छे लगेंगे। सो यू नो अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं कि आपको मिनिमल इयररिंग्स वर्क प्लेस के लिए चाहिए हैं, अगर आप इवेंट पे जा रहे हैं, किसी फैशन इवेंट पे जा रहे हैं तो वहाँ के लिए थोड़ा सा हेवी ज्वेलरी होगी। सो अब थोड़ी सी अवेयरनेस, सॉलिड्स को कैरी करना ऑब्वियसली वो बड़ा मुश्किल लोगों को लगता है। तो आप सादे से लग रहे हो, लेकिन हमने देखा है कि बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें सॉलिड्स को आप ऐसे कवर करो। आपने इतना खूबसूरत, आपने खुद से मैं ये कहने वाली थी, मैं बिकॉज आई वॉच योर मॉर्निंग शो ना, मेरा ये नाश्ते के साथ साथ मैं देखती हूँ आप दोनों को, तो मैं देखती हूँ सबीन कैरीज यू नो मेरा जो अक्सर मामला है वो एक ट्राउजर लेके एक जीन्स लेके मैं उसके ऊपर शर्ट चेंज करती हूँ, आई रिपीट माय क्लोथ्स, मैं कपड़े चेंज, और उसके बाद आप ज्वेलरी से अपनी स्टाइलिंग से आप उसको बहुत अच्छा कैरी कर सकते हैं, बिकॉज डेली बेसिस का काम है। यू कैन नॉट अफोर्ड, हम नहीं कर सकते अफोर्ड, और इसको एक्सेप्ट करने में कोई हार्म नहीं है। रिपीट करें जी, और इसको एक्सेप्ट भी करें, इसको प्रमोट भी करें। अलीबा, क्या ये भी होता है समटाइम्स कि किसी ऐसे ब्रांड ने आपको अप्रोच किया, उसने आपको कुछ आर्टिकल्स भेजे और आपको वो लगा कि आर्टिकल्स अच्छे नहीं हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन सामने पेड कोलैबोरेशंस हो रही होती हैं? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि चूंकि इट्स पेड कंटेंट तो वो आप लोग बस बताते हैं हाँ जी बहुत अच्छा है ये है वो, हालांकि वो अच्छा नहीं होता। तो आपके साथ कभी ऐसा मामला हुआ, किसी ने कांटेक्ट किया, आर्टिकल भेजा वो अच्छा नहीं था, बट चूंकि इट वाज अ पेड थिंग तो आपको करना पड़ा उसकी तारीफ? मैंने कभी भी नहीं किया। एक दफ़ा गलती हुई थी इन द स्टार्ट ऑफ माय करियर, आई यू नो डिड दिस कोलैबोरेशन विद द ब्रांड, वो बैग्स का था और हमने किया, एंड द बैग्स दे सेंट मी वर ऑफ गुड क्वालिटी, तो हम लोगों ने उनके लिए वीडियो बनाई, एंड यू नो थाउजेंड्स ऑफ पीपल बॉट द बैग्स फ्रॉम देयर वेबसाइट। ट्रस्ट मी, मेरे हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में लड़कियां आके मुझे कहती हैं कि मैम आपके कहने पे बैग मंगवाया था, वो तो 2 दिन में फट गया। मुझे इतना फील हुआ, आई रोट टू द ब्रांड, आई सेड कि मेरी जो ब्रांड इंटेग्रिटी है, बिकॉज अरीबा तिरमिजी इज ऑल्सो बिकमिंग अ ब्रांड, वो ख़राब हो रही है कि मैं किसी को कहूँ कि मेरे पे भरोसा करें, मैं यू नो एंडोर्स कर रही हूँ एक चीज़ को और वो ख़राब निकले, ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अर्ली ऑन 2 years बैक हुआ था, अच्छे टाइम पे हो गया था। उसके बाद आपने कहा अब सीधा रास्ता, रास्ता। हाँ, तो अब मेरी टीम में हुज़ैफा, आई क्रेडिट हिम अ लॉट, ही डज ऑल द क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफ एवरीबॉडी जो भी हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। और हमेशा मैं एक चीज़ रखती हूँ कि जब तक जो चीज़ मैं अपनी ज़ात के लिए पसंद नहीं करूँगी वो मैं किसी और के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी। हदीस भी है बिल्कुल कि अपने भाई के लिए वही चाहो जो आप अपने लिए पसंद करें। तो मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ। तो अगर आई डोंट केयर अबाउट द मनी, सी मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, बट मेरे लिए लोगों का ट्रस्ट, लोगों की मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज दैट फॉर अ फ्यू 100K। तो मैं कहती हूँ कि अगर कोई ब्रांड रीच आउट करता है तो मैं कहती हूँ फर्स्ट आई विल डू माय ओन चेक, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी रहे सोशल मीडिया पे, लोग आपसे कनेक्ट कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा काम हमना आप भी कर रही हैं, बहुत अच्छा काम रिबा आप भी कर रही हैं, और इसी तरह से अपनी मार्केट को, अपने लोगों को, अपने कल्चर को प्रमोट करते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं बहुत सी लड़कियों को कि वो आए इस डोमेन में काम करें। एग्जैक्टली। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सुबह आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। जिस तरह से कल भी हम जिक्र कर रहे थे और बहुत सारे लोग इस तरह जानते भी हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी कि हम नेटवर्क साल में 2 मरतबा ब्लड डोनेशन ड्राइव जो है उसको कंडक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर, जहां पर हम नेटवर्क के तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं और एक पूरा सेटअप किया जाता है जहां पर मेडिकल स्क्रीनिंग होती है, डॉक्टर्स होते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद होते हैं, और फिर तमाम लोग जो कि एलिजिबल होते हैं, एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद उनको जो है बेसिकली वो ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते होते हैं, जो कि आगे जिन लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है, हीमोफीलिया के पेशेंट हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, या ऑब्वियसली जिस तरह फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी देखा जाए तो पाकिस्तान में हर रोज़ अगर 8000 लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है तो उसमें से डोनर्स जो होते हैं वो सिर्फ 2000 के करीब होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। हम हमेशा इसको इनकरेज करते हैं कि आप ब्लड ज़रूर दें अगर आप एलिजिबल है। आपका जो वेट है वो 45 से 50 से ऊपर होना चाहिए तकरीबन, और ज़ाहिर आपका BMI वो कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद आपका जो ब्लड है वो उसकी क्वांटिटी जो है वो 12.3 या 12.5 से ऊपर होनी चाहिए। ज़ाहिर एलिजिबिलिटी चेक किया जाता है और आप किसी सर्टन मेडिकेशन पे तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आप एक्सपर्ट को बताते हैं, और जैसे आप एक्सपर्ट को बताते हैं आप एलिजिबल हैं तो आप वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इस वक्त भी जिस तरह हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि इस वक्त भी लाइव मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं कि हम नेटवर्क में हमारे
ऑफिस में किस तरह से ब्लड डोनेशन ड्राइव जो है वो उसको कनेक्ट किया गया। और इस वक्त आप सोच रहे होंगे शुएब कहाँ पर हैं। शुएब जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद से, जैसे कि आपको कि तीनों सेंटर्स की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए, कराची की बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए, एक साथ एक ही दिन ब्लड डोनेशन ड्राइव कंडक्ट की जा रही है। शुएब इस वक्त इस्लामाबाद सेंटर में जहाँ पर ब्लड डोनेशन ड्राइव कंडक्ट की जा रही है वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। क्या माहौल है, लोग किस तरह से पुरजोश हैं, हमारे हम नेटवर्क के एम्प्लॉयज़, हमारी टीम, हमारी फैमिली किस तरह से इस तरह वॉलंटियर कर रही है, वो आपको हम बताते हैं। शुएब की तरफ चलते हैं। शुएब जी आगाह कीजिएगा, इस वक्त आप ब्लड डोनेशन ड्राइव में मौजूद हैं, किस तरह से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सभी बिल्कुल खुद भी यहाँ पे मौजूद हैं, जस्ट लाइक एनी अदर हम फैमिली मेम्बर, चूँकि हम सब यहाँ पर ज़िंदगियाँ बचाने के इस मिशन पर हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हर साल 2 दफ़ा हम टीवी में हम देखते हैं कि ब्लड डोनेशन ड्राइव का इनेकाद किया जाता है, जिसमें हम सब कोशिशें करते हैं कि ब्लड डोनेट करें, चूँकि सिर्फ 15 मिनट लगते हैं और एक शख्स अपना ब्लड डोनेट करके 3 जिंदगियाँ बचाता है। हमने कल भी इस पर डिटेल से बात की, आज भी हम आपको दिखाएं कि इस वक्त इस्लामाबाद सेंटर में हमारे तमाम फैमिली मेम्बर्स, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट कि तमाम फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर आ रहे हैं। रश लगा हुआ है, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार है, सबको जल्दी है, चूँकि ज़ाहिर यही जोश और खरोश हम देखते हैं हम टीवी में, हम फैमिली में, कि हम सब ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि तमाम एम्प्लॉइज़, तमाम फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा पूरा एक मैकेनिज़्म होता है कि पहले चेक किया जाता है, पूछा जाता है, पूरी एक हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद इफ़ यू आर एलिजिबल टू डोनेट तो उसके बाद आप ब्लड डोनेट करते हैं। और इस वक्त भी हम अपने दोनों तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लड डोनेट किया जा रहा है। प्रेसिडेंट हम नेटवर्क सुल्ताना सिद्दीकी साहब भी यहीं पर मौजूद हैं और मैं श्योर बड़ा खुश होंगे वो सब देख करके जिस तरह से यहाँ पे एक जोशो खरोश है। आप अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अब हर साल की तरह इस दफ़ा भी ज़रा हम 2 दफ़ा ये ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद करते हैं, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, कराची में भी। आज का माहौल कैसा लग रहा है? मैं तो ये देख रही हूँ सब लोग इतने खुश, कोई अपना स्क्रीन भी देख रहा है टेलीफोन की या क्या, और खुशी खुशी से दे रहे हैं, देना चाहिए। जैसे हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं लोग वॉलंटरीली जो है अपना ब्लड देते हैं, ईरान में भी, इराक में भी, बाकी इंशाल्लाह यहाँ भी इसी तरह हो जाएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है हमने कभी लोगों को अवेयरनेस दी नहीं है प्रॉपरली, और हम देते भी रहेंगे। और हमारे जो एम्प्लॉइज़ है हेल्दी, जिनको अल्लाह ने नेमत से बख्शा है हेल्थ की, तो देते रहें और खून बनता रहता है। आप लोग ये ना सोचें कि खून निकालेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, नहीं, बेहतर खून बनेगा, ज़्यादा बनेगा और एक जान भी बचेगी, सवाब भी होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपा इस दफ़ा हमने ये भी देखा कि नॉट जस्ट आवर फैमिली मेम्बर्स, यानी हम एम्प्लॉयज़ की बात करें, बाहर से भी कुछ लोग इनकरेज हुए हैं हमारे इस इनिशिएटिव से। हाँ, कल दुरैद ने किसी से बात की थी लाहौर में, उसके किसी दोस्त से, तो उसने कहा मैं अपनी कंपनी से 50 लोग भी भेजूँगा। तो इसी तरह जब बताते हैं और करते हैं तो ये है, आप लोग भी बताया करें, आप लोग देते तो हैं, थैंक यू, क्योंकि इससे अच्छा ही होता है, दिल भी खुश होता है और जान भी बचती है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, दिल खुश होना। ये जो पूरा माहौल आपकी वजह से, इस इदारे की वजह से बना यहाँ पर, कि आपको एक खुशी मिलती है, एक एहसास मिलता है, एक जिम्मेदारी का एहसास तो है ही है, एक खुशी का एहसास कि आप किसी की ज़िंदगी बचा पाएंगे। आप एक कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत से इदारे काम कर रहे होते हैं, बहुत से इंडिविजुअल्स हम देख रहे होते हैं कि ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट करना, ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना कि जहाँ पर सब एक दूसरे के साथ आते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखें, मैं तो हमेशा इस बात को लेती हूँ कि जो बात किसी से करवानी हो तो पहले खुद कर लो। तो जो लीडर्स हैं, अगर वो अपने लोगों से काम करवाते हैं तो मैं कहती हूँ लीडर को खुद वो अमल करना चाहिए। दुरैद तो साल में 2 दफ़ा देता है और तब से दे रहा है जब से वो 18 साल का था, और रेगुलरली देता है और लोगों को मोटिवेट करता है, तो बहुत दिल खुश होता है। और यही वजह है कि लोग भी खुशी खुशी देते हैं, कि ऐसे नहीं कि मालकान तो कमरों में बैठ गए और हमसे खून लेके पता नहीं क्या करेंगे। वो ऑन लाइटर नोट हम कहते हैं ना कि हमने इस इदारे के लिए खून पसीना बहाया है, तो हमने खून पसीना इदारे के लिए नहीं, मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए बहाया है, ये कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। इस मुल्क ने हमें इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया है कि वो लोग जो ये सोचते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भाई आपको पहले तो अल्लाह ने नेमतों से नवाजा,
दूसरा जहाँ जहाँ आपको काम मिल रहा है, क्या हो रहा है, इस मुल्क ने क्या नहीं दिया। सब कुछ इस मुल्क से। बिल्कुल, ये है तो हम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम हैं तो मुल्क है। बिल्कुल ऐसे। और आप एक पैगाम आखिर में जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, स्पेशली इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, कि वी आर ओपन, आप आइए और यहाँ पर ब्लड डोनेट करें। बिल्कुल, मैं तो सबको कल से कह रही हूँ, परसों से कह रही हूँ कि प्लीज़ जो भी देख रहा है, सुन रहा है और वो सोचता है कि कहाँ जाके मैं अपना ब्लड डोनेट करूँ, तो आइए हम टेलीविज़न नेटवर्क के किसी भी आप चैनल के यानी कि ऑफिस में चले जाएं, वहाँ ब्लड डोनेट हो रहा है और वो ज़रूर दें। हेल्दी होगा पाकिस्तान तो हम भी होंगे हेल्दी। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपको सलामत रखे, हम टीवी को सलामत रखे। इस काविश पे हम ज़रा बहुत सराह भी रहे हैं। ज़रा आगे चलते हैं, कुछ और जो लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लड डोनेट करें। बिल्कुल शुएब, बहुत शुक्रिया। आप हमें वहाँ का माहौल भी बता रहे थे। ब्लड आप भी डोनेट करते हैं और इस तरह से देखा जाए तो मैं भी डोनेट करती हूँ और मैंने फर्स्ट टाइम भी डोनेट किया था और एक ऐसी फीलिंग होती है जिसका कोई निमुल बदल नहीं है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं और आप लेकर वो आप मदद कर रहे होते हैं। वेलकम बैक जी, सुबह के मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। अब जब इलाज के मुख्तलिफ तरीके हम बता रहे होते हैं कि अब जिस तरह से मेडिकल साइंस किस तरह से तरक्की कर रही है और इसी तरह से हम देख रहे होते हैं कि हर तरह का इलाज सामने आ रहा होता है, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा शुएब, एक इलाज ऐसे जिससे मुझे डर बहुत लगता है लेकिन बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, बहुत पुराना इलाज है, हिप्नोसिस। उससे मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नाखून चबाने की किसी को आदत हो तो उसका भी इलाज जो है वो और डिफरेंट फोबियाज जो होते हैं उस पे काबू पाया जा सकता है। बेचैनी, नींद के मसाइल होते हैं ना, हम इंसोम्निक हैं, हमें नींद नहीं आ रही होती। अच्छा, बहुत सारी ऐसी आदत जिस तरह आप बात करें नाखून चबाने से स्मोकिंग, उसकी अगर बात की जाए उससे छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। कि इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पेनलेस डिलीवरीज भी हो रही हैं इसी साइंस को इस्तेमाल करते हुए। डेवलपमेंट है। माइंड साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर मोइज़ ने आज हमें ज्वाइन किया, इसी मौजूद पर उनसे बात करेंगे। डॉक्टर मोइज़, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर मोइज़, ये जो हम बात कर रहे हैं कि बहुत सी बीमारियों का इलाज हिप्नोसिस से, कितना कॉमन हो रहा है ये पाकिस्तान में, कितना अच्छा है ये, कितने आराम से हो जाता है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। पाकिस्तान में चंद लोग जो मैंने ट्रेन किए थे, मैं 1995 में हिप्नोसिस सीखकर अमेरिका से पाकिस्तान आया था। मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया, मगर उनमें से अक्सर जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो हिप्नोसिस कर सके। हिप्नोसिस के लिए बड़ा बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। अच्छा। आइडियली हिप्नोसिस के लिए साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनके लिए ज्यादा बेहतर है, या कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हों या एथलीट्स कोच हों या स्पोर्ट्स के कोच हों, उनके लिए बड़ा फायदेमंद है कि वो दूसरों को हिप्नोटाइज करके परफॉर्मेंस एनहांस कर सकते हैं। या बहुत सारी बीमारियां, जैसे आपने नफ्सियाती बीमारियां कही, बच्चा रात को पेशाब करता है, कुछ लोग नाखून चबाने की आदत होती है, कुछ लोगों को दांत बीचने की आदत होती है, इंसोम्निया वगैरह वगैरह वगैरह। मगर ये बहुत छोटी चीज है। जो बड़ी चीज है वो ये है कि इस वक्त कई सर्जरीज ऐसी हैं जो हिप्नोसिस के अंदर होती है, जबकि मरीज को जनरल एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं होती। इसकी एक वजह बताऊं। जनरल एनेस्थीसिया में बंदा तो बेहोश हो जाता है, मगर जब उसके जिस्म को काटा जाता है तो वो जो सेल्स कटते हैं उनमें ट्रॉमा पैदा होता है, और वो जो ट्रॉमा पैदा होता है वो ट्रॉमा पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। हमारा हर सेल जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो समझता है, वो जानता है, वो कम्युनिकेट करता है, वो फील कर सकता है। तो अब ये कर रहे हैं कि हिप्नोसिस के जरिए बहुत सारी सर्जरी हो रही है। आपने पेनलेस चाइल्ड बर्थ की बात की, बड़ा कॉमन है। एक इंटरेस्टिंग सर्जरी हो रही है हार्ले स्ट्रीट के ऊपर लंदन में। देखिए, जो लोग मोटापे का शिकार है वो अक्सर बायोरेटिक सर्जरी कराते, पेट का आधा हिस्सा काट देते हैं और उसके बाद उनका वजन कम हो जाता है, मगर फिर इरिवर्सिबल है क्योंकि वो पेट का जो हिस्सा कट गया मैदे का, वो वापस नहीं लग सकता। हिप्नोसिस के जरिए ट्रांस में ले जाके उनको यकीन दिलाया जाता है कि आपका आधा स्टमक कट चुका है, अब आप खाना कम खाएंगे। और लोगों के वजन कम हो रहे हैं। और इसका फायदा ये है कि जब वो आइडियल वेट पे पहुंच जाए तो फिर वापस हिप्नोसिस करके वो हिस्सा पेट का जो उसको कहा था कि काट दिया गया, उसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये किसी और चीज में पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद इस वक्त जो स्पेशलाइजेशन वो हो रही है वो पेडियाट्रिक हिप्नोसिस। बच्चों के प्रॉब्लम, एग्जाम की एंजाइटी, एग्जाम का फियर, टीचर का खौफ, घर के अंदर माँ बाप के झगड़े, बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ एस्टीम लो है। फिर हेल्थ के हवाले से
एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ गई है कि अब बहुत सारे जो डेंटिस्ट हैं वो हिप्नोसिस यूज कर रहे हैं बगैर एनेस्थीसिया के सर्जरी करने की। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आप बता रहे हैं कि किस तरह से जो ट्रीटमेंट्स हैं वो किए जा रहे हैं जहाँ पे आपको पेन फील नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम शायद सुन रहे हो, बहुत सारे लोगों के जहन में डर बहुत ज़्यादा होता है इस हवाले से कि पता नहीं हिप्नोटाइज कर दिया जाए तो क्या होता है। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा लोगों का डर ख़त्म करने के हवाले से थोड़ी सी उस कैफियत के बारे में बताएं कि जब आप हिप्नोटाइज करते हैं, हिप्नोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें इंसान की कैफियत उस टाइम पर क्या होती है? देखिए, आपके जहन के दो बड़े हिस्से, एक शऊर और एक तहते शऊर कहते हैं। तहते शऊर 7 साल के बाद बड़ा नहीं होता। जो 7 साल में अकीदा, जो 7 साल में ईमान, जो कुछ आपके वालिदैन ने आपको बताया, 7 साल के बाद आपकी शख्सियत बिल्कुल पक्की हो जाती है एक बच्चे की। अब बच्चा जब बड़ा होता है तो जिंदगी में बहुत सारी नई चीजें देखता है और वो नई चीजों से उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप होता रहता है। वो इल्म सीखता है, नॉलेज सीखता है, MBA करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, मगर जो सब कॉन्शियस है वो चेंज नहीं होता। इसी सब कॉन्शियस में फियर होता है, इसी सब कॉन्शियस में बहुत सारी चीजें होती है। जब जिंदगी में कॉन्शियस माइंड अपना ओपिनियन चेंज करता है तो सब कॉन्शियस कभी चेंज नहीं करता। वो सब कॉन्शियस क्या करता है, फिर उसको फीलिंग देता है, डर की, खौफ की, एंजाइटी की, बेचैनी की। तो अब उसको बीमारियां शुरू हो जाती है, आसाब भारी होना शुरू हो जाते हैं या वीक होना शुरू हो जाते हैं, उससे काम नहीं होता, उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। तो हिप्नोसिस में हम ये करते हैं कि कॉन्शियस माइंड के पास 3 चौकीदार होते हैं और वो आपको कोई मशवरा, मिसाल के तौर पर एक हिंदू है, एक मिसाल दूं, अगर उसके सामने गोश्त रखे तो वो नहीं खाएगा क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड कहता है गोश्त नहीं खा सकता, मैं हिंदी हूँ, राइट। अब अगर उसके कॉन्शियस माइंड को बाईपास किया जाए, यानी उन 3 चौकीदारों को सुला दिया जाए, तो सब कॉन्शियस में जो चीज आप डालेंगे, जो इम्प्लांट करेंगे, वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त दुनिया में बहुत सारी लाइलाज बीमारियों के लिए हिप्नोसिस यूज किया जा रहा है क्योंकि कई केसेस के अंदर एंटीबायोटिक काम नहीं करती, कई केसेस के अंदर ऐसी बीमारियां हैं जिनका बजाय कोई इलाज नहीं है, मेडिसिन लेते रहो। तो ये कर ये रहे कि सब कॉन्शियस में एंट्री, और सब कॉन्शियस में एंट्री ही हिप्नोसिस है। दुनिया में इसके अलावा कोई तरीका कार नहीं है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सब कॉन्शियस में चले। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।